तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 446 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि ब्रदर पोर्शन वहां पर पहुंचता है और वहां पर पहुंचने के बाद उन लोगों की जान बचाता है, जिसकी वजह से वो सभी सीनियर्स जो होते हैं उसको रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, साथ ही उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और कहता है कि ब्रदर पोर्शन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जहां पर आकर हमारी जान बचाने के लिए। इसके साथ ही एल्डर से कहता है कि हमने सुना है कि तुम गोल्डन क्रॉस सेक्टर के यंग मास्टर और बहुत ही जल्दी तुम गोल्डन क्रॉस सेक्टर के नए लीडर भी बनने वाले हो। गोल्डन क्रॉस सेक्टर यानी कि फ्लेम गार्ड राम को ही कहा जा रहा है। तो पोर्शन भी उन्हें रिस्पेक्ट देता है। उसी के साथ ही उसे कहते हैं कि अब जब आप यहाँ पर हमारे सिटी में आए तो क्यों ना आप सिटी के अंदर आए और आकर रेस्ट करें और साथ ही यहाँ पर हमें इस बात की ऑनर दें कि हम लोग आपकी सेवा कर सकें। ठीक है, सभी लोग भी उसे कहते हैं कि हाँ ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी रिस्पेक्ट की बात है कि गोल्डन क्रॉस सेक्टर यानी कि फ्लेम गार्ड राम का यंग मास्टर पोर्शन यहाँ पर हमारी जान बचाने के लिए आया है, इसलिए प्लीज यहाँ पर हमारे साथ हमारे सिटी के अंदर आए ताकि हम लोग यहाँ पर तुम्हारी मेहमान नवाजी कर सकें। तो पोर्शन उन लोगों से कहता है कि प्लीज यहाँ पर ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जहाँ भी फिर सिस्टर फीजू यहाँ पर मुश्किल में होगी, चाहे वो किसी भी दुनिया के कोने में क्यों ना हो, मैं वहां पर भी उसकी मदद करने के लिए जरूर जाऊंगा। सब कुछ तो यहाँ पर मेनली सिस्टर फीजू के लिए ही किया है। और इसी के साथ ही वो पोर्शन जो होता है वो आगे बढ़ता है, सिस्टर फीजू से कहता है कि सिस्टर फीजू मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी इंजरीज को हील कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद करने दो। जबकि फीजू गुस्से के साथ उसे कहते हैं कि नहीं, सबकी जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। कि माना शुंची वहां पर खड़ा खड़ा सोच रहा था कि मुझे लगता है कि ये लड़का वाकई में यहाँ पर सिस्टर फीजू के प्यार में पड़ गया है, ये तो यहाँ पर वाकई में इसके ऊपर लाइनें मार रहा है, लेकिन सिस्टर फीजू जो है उसके अंदर इसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, इसे गिव अप कर देना चाहिए। सिस्टर फीजू वाकई में से कह देती है कि नहीं, मुझे यहाँ पर तुम्हारी जरूरत नहीं है और साथ ही उसके सामने एक आइस बैरियर क्रिएट करती है और कहती है कि यहाँ पर मुझसे दूर रहो, मैं यहाँ पर खुद अपने आप को हील कर सकती हूँ, मुझे यहाँ पर तुम्हारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और मैं नहीं चाहती कोई यहाँ पर मुझे डिस्ट्रैक्ट करे। और क्या तुम्हें जाकर अपनी फ्लेम गार्ड राम के लोगों को नहीं बचाना? क्या वहां पर बेजर्किक बीस्ट ने अटैक नहीं किया? तो वो से कहता है कि फिर फीजू तुम्हें बचाना यहाँ पर मेरे लिए पूरी की पूरी फ्लेम गार्ड राम को बचाने के बराबर है, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। उनकी साइड के ऊपर खड़ा उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। इसी के साथ ही सिस्टर फीजू के साथ ही उसे कहता है कि सिस्टर फीजू आपकी हालत काफी ज्यादा खराब है, आपको काफी सारी चोटें लगी हैं, सिटी के अंदर चलते हैं, वहां पर जाकर जल्दी से आप हील हो जाएं, उसके बाद हम लोग वापस अपनी सोंक्सनो राम में चलते हैं। तो वो कहते हैं चलो फिर ठीक है और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर सिटी के अंदर चले जाते हैं। टाइल्डर उन सभी लोगों से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को वेलकम करता हूँ, प्लीज सभी लोग यहाँ पर अंदर आ जाए। पोर्शन और जुंची से भी कहा जाता है कि तुम लोग भी यहाँ पर हमारे साथ अंदर आओ और वो दोनों भी वहां पर उनके साथ वहां पर सिटी के अंदर चले जाते हैं। तो सिटी के अंदर चले जाने के बाद दिखाते हैं कि सिस्टर फीजू जो होती है वो नीचे बैठ के कल्टीवेट कर रही होती है, जबकि पोर्शन छत के ऊपर बैठा होता है। माँ जुंची उसके पास जाता है, जाकर उससे बात करता है। पोर्शन वहां पर उसे अपने पास बैठने को बोलता है। तो माँ जुंची उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम यहाँ पर सन ऑफ गार्ड्स में से एक हो, क्योंकि वो लोग जिन लोगों ने कंपटीशन को जीता था उन सभी को सन ऑफ गार्ड कहा जा रहा है, तो तुम भी उनमें से एक हो, तो मुझे भी यहाँ पर तुम्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो वो कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हाँ ये बात ठीक है कि मैं वहां पर जगह के ऊपर पूरे 3000 साल गुजार कर आया हूँ, क्योंकि रिवार्ड के तौर पर हमें स्पेशल जगह के ऊपर भेजा गया था, एक स्पेशल राम के अंदर, जहां पर हम 3000 साल के लिए कल्टीवेट करके आए हैं, लेकिन असल में बाहर की दुनिया में वो सिर्फ और सिर्फ 3 साल ही थे। तो इसका मतलब यह है कि मेरी उम्र इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम यहाँ पर मुझे कोई सीनियर कहना शुरू कर दो। मां शुंची उसे कहता है लेकिन मुझे यहाँ पर इतना बताया गया था कि जो लोग यहाँ पर गार्ड का स्टेटस हासिल कर लेते हैं वो इस पूरी दुनिया के ऊपर राज कर सकते हैं और साथ ही यहाँ पर इस दुनिया के अंदर जितनी भी स्पिरिट्स हैं वो सभी के सभी उनकी पूजा करेंगी। मुझे लगता है कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही गार्ड लॉर्ड ऐसा होने वाला है जो कि यहाँ पर सबकी ख्वाहिश नहीं रखता, सिर्फ और सिर्फ एक ही गार्ड लॉर्ड इतना अच्छा इंसान है कि जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है और मुझे लगता है कि लॉर्ड हुशा वो आप ही हैं। बात सुनने के बाद पोर्शन से कहता है कि तुम तो कुछ ज्यादा मेरी तारीफें किए जा रहे हो, असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे यहाँ पर कुछ ज्यादा अजीब लग रहा है, तुम अपना चेहरा नहीं दिखा रहे, लेकिन मुझे तुम्हारी बातें कुछ जानी पहचानी लगती है, ऐसे लगता है कि जैसे मैं तुम्हें जानता हूँ। जुंची से कहता है नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें पहले नहीं मिला और ना ही हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। और इसी के साथ ही पोर्शन से कहता है कि वाकई में ऐसी बात है, लेकिन मुझे वाकई में लगता है कि मैं यहाँ पर पहले तुमसे कभी मिल चुका हूँ, इसी वजह से मुझे यहाँ पर तुम्हारी बातें भी जानी पहचानी लगती हैं। तुम्हारा जुंची से कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर साथ ही वहां पर टॉपिक को चेंज करने के लिए मां जुंची से कहता है कि वाकई में तुम यहाँ पर फेरी फीजी को पसंद करते हो? तो वो कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर इसको पसंद करता हूँ। ये बात तो यहाँ पर तुमने देख ही ली होगी, तुमने इस बात को नोटिस कर लिया होगा। तुम्हारा जुंची से कहता है लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पर कभी भी तुम्हें पसंद नहीं करेगी, क्योंकि वो एक फीमेल सेक्टर से और फीमेल सेक्टर जहाँ पर वो लोग अपने इमोशंस को दबा देते और कभी यहाँ पर प्यार की भावना नहीं आने देते। तो इसी के साथ ही पोर्शन भी उसे कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा लगता है कि वो एक एक्सिस सेक्टर की वजह से, जिसकी वजह से वो यहाँ पर अपनी भावनाओं को दबाती है, लेकिन मैं यहाँ पर हमेशा कोशिश करता रहता हूँ ताकि यहाँ पर एक ना एक दिन उसके दिल में जगह बना सकूं। पोर्शन उसे कहता है कि जब मैं यहाँ पर लेडी फीजू से मिला था उसके बाद से मैंने यहाँ पर दुनिया में इससे ज्यादा खूबसूरत लड़की कहीं पर भी नहीं देखी, लेकिन पता नहीं क्या है कि वो यहाँ पर कभी मेरे प्यार में नहीं पड़ती। हालांकि अब तो मैं यहाँ पर इतने ज्यादा हाई लेवल के ऊपर भी पहुंच चुका हूँ, लेकिन इसके बावजूद वो बिल्कुल भी यहाँ पर मुझे कोई सिग्नल ही नहीं देती। मां शुंची से कहता है कि हाँ ये बात तो वाकई में सच है, क्योंकि तुम सन ऑफ गार्ड्स में से एक हो, तुम यहाँ पर हायर कल्टीवेशन लेवल पर पहुंच चुके हो। इस दुनिया में कोई भी ऐसी प्रिंसेस या फिर कोई भी ऐसी गॉडेस नहीं होगी, अगर तुम
तुम उसे यहाँ पर अपने लिए अपने साथ शादी करने का बोलोगे तो वो तुम्हारे साथ शादी करने के लिए राजी हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें इस लड़की के लिए यहाँ पर गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि ये तो यहाँ पर कभी भी नहीं मानने वाली। ये लड़कियां यहाँ पर आइस फिनिक्स ब्लड को प्रैक्टिस करती हैं। आइस फिनिक्स ब्लड जो है वो यहाँ पर अकेले बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। ऊपर से तुम दोनों के एट्रीब्यूट्स भी बहुत ज्यादा डिफरेंट है। उसने आइस को मास्टर किया है जबकि तुम यहाँ पर फायर को मास्टर कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि कभी आइस और फायर एक दूसरे के साथ हो सकती है? ऐसा तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। क्यों ना तुम यहाँ पर अपने लिए किसी और लड़की को ढूंढ लो। तो ब्रदर पोर्शन उसे कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि प्यार, सच्चा प्यार जो होता है वो जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार होता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कोई ऐसी लड़की होती है जो आपकी सोल को छू जाती है। हर कोई लड़की के साथ यहाँ पर प्यार नहीं हो सकता और मुझे भी यहाँ पर सिस्टर फिजू के साथ यही वाला प्यार हो गया है। इसी वजह से मैं चाहकर भी यहाँ पर किसी और लड़की की तरफ आगे नहीं बढ़ सकता। मैं सिर्फ और सिर्फ इसी को हासिल करना चाहता हूँ। इसी के साथ उसी वक्त उसे एक मैसेज मिलता है। तो ब्रदर पोर्शन जो होता है वो जुनची से कहता है कि ब्रदर लिंग जुन, मुझे यहाँ पर अभी भी अपने फादर से एक मैसेज मिला है जिसकी वजह से मुझे गॉड फ्लेम राम में वापस जाना होगा और मैं यहाँ पर से वापस अपने फादर से मिलने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन अगर कभी तुम यहाँ पर हमारी फ्लेम गॉड राम में आओ तो प्लीज यहाँ पर मुझसे जरूर आकर मिलना। मैं पूरी तरह से तुम्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट करूंगा। तुम्हारा जुनची से कहता है हाँ क्यों नहीं ब्रदर पोर्शन, तुम्हारे लिए मुझे यहाँ पर तुम्हारी फ्लेम गॉड राम में तो आना पड़ेगा। ठीक है, मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। और इसी के साथ ही पोर्शन जो होता है उसे बाय बोलने के बाद वहां पर से चला जाता है। एक बार वो लेडी फिजू की तरफ देखता है, फिर साथ ही वहां पर से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद मां जुनची सोच रहा होता है कि इस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता। इस सॉन्ग स्नो राम में इस लड़की के अलावा अगर तुम किसी भी लड़की से प्यार कर लेते तो वो तुम्हारे प्यार में जरूर पड़ जाती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा इस लड़की के साथ कोई चांस होने वाला है, क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा आकड़ है। यहाँ पर हमारी एपिसोड 446 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 447 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जो पोलैंड होता है वहां पर से चला जाता है, सॉरी पोर्शन जो होता है वहां पर से चला जाता है। पोर्शन के चले जाने के बाद मां शुंची कहता है कि अब मुझे भी यहाँ पर से निकलना चाहिए, लेकिन इसी के साथ ही फेरी फिजू को दिखाता है कि वो कहती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, यहीं पर रुको, और वो उसे घूर घूर कर देख रही होती है। तो मां शुंची काफी हैरान होता है। तो मां शुंची कहता है कि ये क्या, ये फेरी फिजू मुझे यहाँ पर इस तरह से घूर घूर कर क्यों देख रही है? लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, मुझे यहाँ पर से निकलना होगा। तो मां शुंची जब वहां पर से जाने लगता है, इसी के साथ ही फेरी फिजू जो होती है जमकर के ऊपर आ जाती है और उसे कहती है कि यहीं पर रुको। तो मां शुंची कहता है कि हाँ बताओ फेरी फिजू तुम्हें क्या चाहिए? तो वो उसे कहती है कि ब्रदर शुंची तुम अभी तक जिंदा हो, तुम मरे नहीं हो। तो मां शुंची इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो? मैं कोई भी ब्रदर शुंची नहीं हूँ, मैं किसी शुंची को नहीं जानता। तो वो उसे कहती है कि मेरे सामने नौटंकी करना बंद करो, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम वही हो, तुम ब्रदर शुंची हो। शुंची उसे कहता है कि नहीं, तुम्हें यहाँ पर कोई गलत फहमी हो गई है, तुम यहाँ पर मुझे अपना सीनियर ब्रदर शुंची कहना बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारा सीनियर ब्रदर नहीं हूँ। जबकि मो फिजू से कहते हैं कि मुझे पता है कि आप ही सीनियर ब्रदर शुंची हैं। आपके यहाँ पर सेक्टर को छोड़कर चले जाने के बाद मास्टर ने मुझे अपना डिसाइपल चूज कर लिया, यानी कि आपसे आप मास्टर के डिसाइपल तो नहीं रहे, लेकिन मास्टर आपसे काफी ज्यादा नाराज हैं। प्लीज मेरे साथ हमारी सॉन्ग स्नो राम में चले, वहां पर मास्टर आपका वेट कर रही होंगी। आप जाकर मास्टर से मिले और उनसे बात करें। लगता है कि मास्टर का मूड चेंज हो जाएगा अगर आप उनके पास जाएंगे और उन्हें पता चले कि आप जिंदा हैं। तुम्हारा शुंची कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि मैं यहाँ पर किसी भी शुंची को नहीं जानता। तो वो उसे कहती है कि यहाँ पर मैं तुम्हारी स्मेल को अच्छी तरह से पहचानती हूँ और साथ ही मैं इन आंखों को भी पहचानती हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर इन सभी चीजों को भूल सकती हूँ? मैं यहाँ पर अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम ही ब्रदर शुंची हो। शुंची वहां पर उसे पीछे छुड़वाने की पूरी कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इसी के साथ ही फेरी फिजू जो होती है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ती है और उसके चेहरे के ऊपर से उसका मास्क छीन लेती है। वो उसके चेहरे के ऊपर से मास्क उतार देती है और उसे कहती है कि अब जरा झूठ बोलकर दिखाओ, क्या तुम अब भी यहाँ पर ये कहोगे कि तुम शुंची नहीं हो? तुम्हारा शुंची जो होता है वो इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं इस बात को मान लेता हूँ, ठीक है मैं ही शुंची हूँ। क्या अब तुम्हें यहाँ पर शांति मिल गई? अब ठीक है, तुम्हें मेरे बारे में पता चल चुका है, लेकिन किसी दूसरे को इस बारे में मत बताना कि मैं अभी तक जिंदा हूँ, मैं यहाँ पर एक मिशन के ऊपर आया हूँ। मेरी फिजू से कहती है सीनियर ब्रदर शुंची, अब जबकि तुम यहाँ पर जिंदा हो तो मेरे साथ वापस चलो ना, मेरी मास्टर तुम्हारे बारे में सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी, क्योंकि जब उन्हें पता चला था कि शुंची मर चुका है तो वो बेचारी बहुत ज्यादा उदास हो गई थी। तुम्हारा शुंची उसे कहता है कि नहीं, तुम यहाँ पर अपनी मास्टर को इस बारे में नहीं बता सकती कि मैं जिंदा हूँ। तो वो कहती है लेकिन मैं अपने मास्टर को क्यों नहीं बता सकती? तुम्हारा शुंची उसे कहता है क्योंकि मैं यहाँ पर एक बहुत ही खास मिशन के ऊपर आया और मैं साथ ही तुम्हारे साथ वहाँ पर वापस बिल्कुल भी नहीं जा सकता। फेरी फिजू से कहती है लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाने वाली हूँ, अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगे तो मैं यहाँ पर सभी को बता दूंगी कि तुम यहाँ पर शुंची हो, तुम दोबारा जिंदा होकर यहाँ पर वापस आ गए हो। तुम्हारा शुंची उसकी बात मान लेता और कहता है अच्छा ठीक है, फिर मुझे अपने साथ ले चलो। और वो दोनों वहां पर से सॉन्ग स्नो राम की तरफ निकल पड़ते हैं और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है सॉन्ग स्नो राम के टेंपल का दिखाया जाता है। तो शुंची वापस आता है और कहता है ये जगह आज बिल्कुल वैसी की वैसी है, और वहीं पर वो दरवाजे के बाहर जाकर अपना सर झुकाती है और कहती है कि मास्टर मो फिजू यहाँ पर आई है, तो क्या मैं यहाँ पर आपसे मिलने के लिए अंदर आ सकती हूँ? और इसी
के साथ ही उसकी मास्टर से कहती है हाँ क्यों नहीं, ठीक है अंदर आ जाओ। और साथ ही वो उसे बताती है कि जुंची भी आया है और जुंची अभी तक जिंदा है। ये बात सुनने के बाद उसे कहती है ठीक है जुंची को अंदर भेज दो। और इसी के साथ ही वो उसे कहती है ब्रदर जुंची तुम अंदर जा सकते हो। और जुंची जल्दी से भागता हुआ अंदर जाता है, जाकर अपनी मास्टर के सामने घुटने टेकर उसे ग्रीट करता है और कहता है कि डिसाइपल आपको ग्रीट करता है। जबकि मो जानजिन उसे कहती है कि तुम जहाँ पर किसी अपना मास्टर कह रहे हो, मैं तुम्हारी मास्टर नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। तुम्हारी जुंची कहता है कि मास्टर प्लीज ऐसा तो मत कहें, हाँ ये बात ठीक है कि मैंने यहाँ पर आपको अकेले छोड़ दिया, मैं यहाँ पर से चला गया था। जबकि मास्टर मो जानजिन उसे कहते हैं कि इस वक्त मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही डिसाइपल है और वो फीजू है, मेरा इसके अलावा कोई डिसाइपल नहीं है, तुम यहाँ पर मेरे डिसाइपल नहीं। और क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी यहाँ पर अपने आप को मेरा डिसाइपल कहने का हक रखते हो? मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें अपना डिसाइपल चूज किया, तुम्हारे जैसे बेवकूफ बच्चे को अपना डिसाइपल चूज कर लिया। जुंची उसकी सारी बातें वहाँ पर चुपचाप सुन रहा था। और इसी के साथ ही उसे कहते हैं कि 3 साल पहले तुम यहाँ पर से चले गए थे, 3 साल पहले तुम यहाँ पर से स्टार गार्ड ड्राम के लिए गए थे, तुमने कहा कि तुम जाकर अपनी मास्टर को बचाना चाहते हो और इसी वजह से तुम वहाँ पर गए, लेकिन उसके बाद वहाँ पर से पता चला कि तुम मर गए हो। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि मुझे वहाँ पर कितना अफसोस हुआ था कि तुम मर गए हो? जुंची से कहता है कि मास्टर जैस्मीन उस वक्त बहुत ही बुरी हालत में थी, यानी कि उससे वहाँ पर खतरा था, इसी वजह से मैं उसे बचाने के लिए गया था, क्योंकि वो मेरी बेनिफैक्टर है तो मैं उसे ऐसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता था। मास्टर जानजिन उसे कहते हैं कि क्या उस लड़की जैस्मीन के अलावा भी क्या तुमने जिंदगी में किसी और की कदर की है? जुंची जो होता है फिर से आके से वहाँ पर खामोश हो जाता है और मास्टर के बारे में वहाँ पर कुछ कहने लगता है, लेकिन मास्टर उसे खामोश करवा देती है और कहती है कि दोबारा यहाँ पर मुझे मास्टर मत कहना, क्योंकि तुम यहाँ पर आज के बाद से मेरे डिसाइपल नहीं हो। मैंने यहाँ पर तुम्हारे पर कितने एहसान किए, तुम्हें यहाँ पर कोल्ड डोरा दिया और साथ ही अपनी टेक्निक सिखाई और साथ ही तुम्हें यहाँ पर अपनी लेक यानी उस झील के अंदर जाने दिया जहाँ पर हमारी बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी है। मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया, यहाँ पर इतना कुछ देने के बावजूद तुमने यहाँ पर मुझे धोखा दिया, तुम मुझे और मेरी सॉन्ग स्नो राम को छोड़कर चले गए। जुंची से कहता है कि मास्टर मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरी जिंदगी में आप जैसा इंसान मैंने कभी नहीं देखा, आप मुझसे बहुत ज्यादा काइंड थे, आपने यहाँ पर मुझे मास्टर की तरह बहुत ही अच्छे बहुत ही टेक्निक सिखाई और साथ ही आपने मेरी बहुत ज्यादा केयर की, लेकिन मैं यहाँ पर इस बात के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ कि मैं आपको छोड़कर चला गया। मास्टर जानजिन उसे कहती है तो फिर तुम यहाँ पर इस जगह के ऊपर वापस क्या करने के लिए आए हो? आए तुम्हें यहाँ पर आने किसने दिया? जल्दी से वापस चले जाओ, अपनी दुनिया में वापस जाओ जिस छोटी दुनिया में तुम रहती हो। माना जुंची उसे वहाँ पर बताने लगता है तो मास्टर मो जानजिन उसे वहीं पर खामोश करवा देती है और कहती है कि बस बहुत हो गया, अब तुम्हें यहाँ पर से वापस जाना होगा, तुमने अपनी उस जैस्मीन की मौत का बदला ले लिया, क्योंकि तुमने यहाँ पर स्टार गार्ड को मार दिया और साथ ही यहाँ पर खुद अपने आप को भी मरवा दिया था। क्या तुम अब यहाँ पर दोबारा मरने के लिए वापस चले आए हो? जुंची से कहता है नहीं मास्टर, मैं यहाँ पर दोबारा स्टार गार्ड ड्राम के लिए नहीं आया, ना ही यहाँ पर मास्टर जैस्मीन के लिए आया हूँ, बल्कि इस बार मेरा यहाँ पर आना क्रिम्सन क्रैक्स की वजह से है। तो वो कहती है इस बात का क्या मतलब है, जरा मुझे पूरी बात बताओ। तुम्हारा जुंची उसे सारी बात बताता है कि क्रिम्सन क्रैक्स जब यहाँ पर अपीयर हुए हैं उसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि आपकी लेक के अंदर वहाँ पर एक फिनिक्स की स्पिरिट है, एक आइस फिनिक्स की स्पिरिट है, और लास्ट टाइम मैंने उससे बात की थी और मुझे लगता है कि आपको पता होगा कि वहाँ पर एक स्पिरिट रहती है। तो वो कहती है कि हाँ मुझे पता है कि वहाँ पर एक स्पिरिट रहती है, लेकिन उसका उसके साथ क्या ताल्लुक है? जुंची कहता है कि मुझे लगता है कि उस आइस फिनिक्स स्पिरिट को यहाँ पर क्रिम्सन क्रैक्स के बारे में पहले से पता था। उसने एक बार मुझसे कहा था कि अगर कभी यहाँ पर आसमान के ऊपर क्रिम्सन क्रैक्स अपीयर होते हैं तो तुम्हें मेरे पास आना होगा और मैं यहाँ पर तुम्हें सारी की सारी बात बताऊंगी जब सही वक्त आएगा। इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि आप मुझे इजाजत दे दें ताकि मैं उस लेक के अंदर जाकर उस फिनिक्स स्पिरिट से बात कर सकूं। मास्टर उसकी बात सुनने के बाद सोच रही होती है कि इसका मतलब यह है कि यहाँ पर क्रिम्सन क्रैक को रोकने के लिए आया है, क्योंकि इसकी नियति में ये लिखा हुआ था, इसके पास इतनी पावर थी, वो सारी की सारी यहाँ पर क्रिम्सन क्रैक को रोकने के लिए थी। और साथ ही वहाँ पर हमारी लेक के अंदर वहाँ पर वाकई में एक फिनिक्स की स्पिरिट है, लेकिन यहाँ पर अगर इस समय ये पड़ेगा तो ये बहुत ज्यादा खतरे में रहेगा और ये दोबारा यहाँ पर मर सकता है। तो यहाँ पर इसकी एक फैमिली भी है। तो इसी के साथ ही मास्टर जानजिन उसे कहते हैं कि तुम्हें वहाँ पर जाने की इजाजत नहीं है, तुम्हें यहाँ पर से वापस जाना होगा। जुंची भी आगे से बहस करता है और उसे कहता है लेकिन मास्टर उस आइस फिनिक्स स्पिरिट ने पर्सनली मुझसे कहा था कि मुझे यहाँ पर वापस आना है, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ उन क्रिम्सन क्रैक्स को रोक सकता हूँ। तो मास्टर उसे कहते हैं कि नहीं, तुम यहाँ पर नहीं रोक सकते, तुम्हें जल्दी से वापस जाना होगा। साथ ही वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए जुंची के ऊपर अटैक कर देती है ताकि वो आइस के अंदर कवर करके उसे वहां पर से वापस भेज सके। एक बार से नेक्स्ट सीन जो होता है मून गार्ड ड्राम का दिखाया जाता है कि मून गार्ड ड्राम में आपको पता है कि यहाँ पर नई गार्डेस जो थी हमारे जुंची की फर्स्ट वाइफ बन गई थी, क्योंकि मून गार्ड एम्परर मर गए थे। तो इसी के साथ एक नौकरानी बाग थी वहां पर अंदर आती है, तो उसे कहता है कि जिंजुई तुम्हें क्या हुआ और तुम यहाँ पर इतनी हार्म क्यों रही हो? तो वो वहां पर भागती हुई आती है और उसे कहती है कि मास्टर मैं यहाँ पर एक न्यूज लेकर आई हूँ, जो न्यूज बहुत ज्यादा खास है। तो वो उसे कहती है कि मास्टर जुंची अभी तक जिंदा है, वो मरे नहीं है। जहाँ पर हमारी एपिसोड 447 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड यानी गार्ड्स राम के एपिसोड 448 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सिस्टर किंगजुई के पास एक लड़की भागती हुई आती है और उसे कहती है कि मुझे एक न्यूज मिली है, मुझे पता चला है कि ब्रदर जुंची अभी तक जिंदा है, वो मरे नहीं है। तो ये बात सुनते ही किंगजुई हैरान होकर उसे कहती है क्या तुमने क्या कहा कि वो अभी तक जिंदा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें ये खबर कहां पर से मिली है। और इसी के साथ ही वो नौकरानियों से बताती है कि मुझे ये खबर कहां पर से मिली है। तो नौकरानियों से कहते हैं कि होली ईव राम के लोगों ने मुझे यहाँ पर इस बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। उन्होंने कहा है कि जुंची जो है उसे सॉन्ग स्नो राम में गए हुए अभी तक जहां पर 6 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं गुजरा, यानी कि वो गार्ड्स राम में एंटर हुआ और उसके बाद वो सीधा सॉन्ग स्नो राम में अपनी मास्टर के पास चला गया है। ये बात सुनते ही किंगजुई से कहते हैं क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि होली ईव्स राम की जो दी हुई खबर है ये सच्ची हो सकती है, क्या तुम्हें उनके ऊपर भरोसा है। तो वो से कहते हैं कि मैं यहाँ पर इस बारे में बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ, लेकिन होली ईव्स राम की जितनी भी खबरें होती है वो सारी की सारी काफी हद तक सच्ची होती है। किंगजुई से कहते हैं कि मुझे यहाँ पर खुद जाकर इस बात को कंफर्म करना होगा, चलो मेरे साथ चलो, हम लोग यहाँ पर से सीधा वहीं पर चलते हैं और जाकर देख कर आते हैं क्या वहां पर क्या चल रहा है, क्या ये लोग वाकई में सच कह रहे हैं। हम लोग सीधा सॉन्ग स्नो राम में चलते हैं। इसी के साथ उसकी नौकरानी भी उसके पीछे वहां पर चल पड़ती है। वो से कहते हैं क्या वाकई में हम लोग यहाँ पर से बाहर जाने वाले हैं। तो वो कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर से बाहर क्यों नहीं जा सकते, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे जाकर अपने हस्बैंड से मिलना चाहिए, यानी जुंची अगर अभी तक जिंदा है तो मुझे जाकर उससे मिलना चाहिए। इसके साथ उसकी नौकरानी उसके साथ चल तो पड़ती है, लेकिन वो काफी ज्यादा यहाँ पर सोच में पड़ी होती है क्योंकि उनकी मून गार्ड राम के हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। क्योंकि जैसे वो दोनों वहां पर से अपनी गार्ड राम को पार करके बाहर निकलती हैं, इसी के साथ ही वहां पर उनके सामने ब्रह्मा गार्डिस पहुंच जाती है और कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर इतनी जल्दी में कहां पर जा रही हो। तो किंगजुई से कहते हैं कि ब्रह्मा गार्डिस हमारे रास्ते को मत रोको, साइड के ऊपर हटो। तो वो से कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि जुंची वाकई में जिंदा है, क्योंकि मुझे भी यहाँ पर अभी भी एक खबर मिली है कि जुंची जिंदा है, इसी वजह से तुम लोग यहाँ पर बड़ी तेजी के साथ कहीं पर जा रही हो। तो किंगजुई मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर अपने हस्बैंड से मिलने के लिए जा रही होगी। पिछले 3 साल से तुम यहाँ पर अपनी मून गार्ड राम से बाहर नहीं निकली, लेकिन आज अचानक तुम यहाँ पर मून गार्ड राम से बाहर निकली हो, तो ये खबर सच्ची हो सकती है। तो किंगजुई से कहते हैं कि ब्रह्मा गार्डिस बहुत ही जल्दी यहाँ पर मास्टर ज़ूटियान फिर से एक कॉन्फ्रेंस रखने वाले हैं, जिसमें यहाँ पर उस क्रिम्सन क्रैक के बारे में बात की जाएगी। इस वक्त मैटर्स बहुत ज्यादा अर्जेंट है, क्या तुम यहाँ पर इस वक्त हमारा रास्ता रोकने वाली हो। तो ब्रह्मा गार्डिस से कहते हैं कि अगर यहाँ पर पूरी की पूरी गार्ड राम बर्बाद हो जाती है मुझे तब इस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने मसलू से फर्क पड़ता है। और इसी के साथ ही वो किंगजुई के ऊपर अटैक कर देती है। जब वो किंगजुई के ऊपर अटैक करती है तो उसका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन किंगजुई इसके अटैक को वहां पर ब्लॉक कर लेती है अपनी शील्ड की मदद से। और इसी के साथ ही वो वहां पर अपने पास एक तलवार निकालती है और अपनी तलवार को उसकी तरफ फेंक देती है। तो किंगजुई की तलवार उड़ती हुई जैसे उसकी तरफ आगे बढ़ती है, इसी के साथ ही उसके अंकल वहां पर बीच में आ जाते हैं और आकर उसकी तलवार के अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। लेकिन किंगजुई क्योंकि अब यहाँ पर मून गार्ड राम की एम्परर बन चुकी है और उसकी पावर लेवल्स भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, तो अंकल भी उसके अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता और वो पीछे की तरफ हट जाता है। तो ये देखने के बाद ब्रह्मा गार्डिस कहती है कि तुम्हारे पास तो वाकई में यहाँ पर 9 एग्जीक्यूट बॉडी है, ये बॉडी बहुत ज्यादा स्पेशल है, मुझे यही बॉडी तो चाहिए। इसी वजह से मैं पहले भी यहाँ पर तुम्हारा पीछा कर रही थी ताकि मैं यहाँ पर तुम्हारे पास ये स्पेशल बॉडी ले सकूं। लगता है कि यहाँ पर गार्ड भी मेरा साथ ही दे रहे हैं, इसी वजह से तुम यहाँ पर खुद ही मेरे पास चलकर आ गए और साथ ही जुंची भी यहाँ पर जिंदा है तो मैं उसकी पावर्स भी ले सकती हूँ। तो हमारी किंगजुई से कहते हैं कि चाहे यहाँ पर मेरी बॉडी कितनी स्पेशल क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारी ब्रह्मा गार्ड राम के पास भी तो कुछ बहुत ज्यादा स्पेशल है। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास होंगमैंग लाइफ एंड डेथ सील है, एक बहुत ही स्पेशल ट्रेजर जिसे डिवाइन ट्रेजर भी कहा जा सकता है, एक ऐसा ट्रेजर जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पर एंडलेस लाइफ स्पैन हासिल कर सकते हैं। तो ये बात सुनते ही ब्रह्मा गार्डिस बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहते हैं कि तुम्हें सबके बारे में कैसे पता चला, ये तो एक सीक्रेट है। तो किंगजुई से कहते हैं कि अब ये सीक्रेट नहीं रहा, मुझे यहाँ पर तुम्हारे और भी बहुत सारे डर्टी सीक्रेट्स के बारे में पता है। तो ब्रह्मा गार्डिस से कहते हैं कि मुझे एक बात तो बताओ कि तुम्हें यहाँ पर इस सीक्रेट के बारे में पता चल गया, लेकिन इसका मतलब क्या है, आखिर इससे फर्क ही क्या पड़ेगा। तो किंगजुई से कहते हैं कि अच्छा तो तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इस सच्चाई के बारे में दूसरे लोगों को बता देती हूँ या फिर दूसरी गार्ड राम्स को इस बारे में बता देती हूँ कि तुम्हारे पास यहाँ पर होंगमैंग लाइफ एंड डेथ सील है, तो फिर बताओ कि वो तुम्हारी इस ब्रह्मा गार्ड राम के साथ क्या करेंगे। क्या तुम्हें पता है कि मुझे यहाँ पर इस बारे में कैसे पता चला कि तुमने उस सील को किसके ऊपर यूज किया और वो सील तुम्हारे पास कैसे हो सकती है। ये बुढ़ा खूसट मास्टर घुजू जो तुम्हारे साथ है ये मर चुका था, ये हजारों साल पहले मर चुका था, लेकिन तुमने यहाँ पर उस सील को यूज करके इस बुढ़े मास्टर को यहाँ पर दोबारा से जिंदा किया है। इसका सबूत ये है कि तुमने यहाँ पर इसको जिंदा किया, इसी वजह से मुझे लगता है कि तुम्हारे पास ही वो सील है। तो इसलिए चुपचाप मेरे रास्ते से साइड के ऊपर हट जाओ, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर इस बार में सभी दूसरी गार्ड्स को बता दिया कि तुम्हारे पास यहाँ पर एक डिवाइन ट्रेजर है, तो वो सभी लोग उस डिवाइन ट्रेजर को लेने के लिए तुम्हारे पास जरूर आएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि अपने मरे हुए लोगों को जिंदा करना चाहते हैं और वो तुम्हारी ब्रह्मा गार्ड राम के ऊपर अटैक करके तुम्हारे पास से सील को छीनने की कोशिश करेंगे। ब्रह्मा गार्ड से कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही पता चल गया है, और जिसको भी यहाँ पर मेरे बारे में इतना कुछ पता चल जाता है उसे यहाँ पर मरना पड़ता है। और इसी के साथ ही वो कहते हैं कि मैं यहीं पर तुम्हें मार डालूंगी और ये सीक्रेट कभी किसी को पता नहीं चलेगा। इसी के साथ ही किंगजुई से कहते हैं क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे मार सकती हो। जब तुमने मेरी मदर को मरवाने की कोशिश की थी, जब पहली बार मेरी मदर के ऊपर अटैक हुआ था और मेरी मदर और मेरे फादर एक दूसरे से अलग हो गए थे, उस वक्त मेरे फादर को तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से पता था कि ये अटैक तुमने करवाया है, लेकिन उन्होंने कभी भी यहाँ पर इस बात का जिक्र नहीं किया, कभी किसी को इस बारे
बारे में नहीं बताया कि ये अटैक तुमने करवाया था। तो ये बात सुनने के बाद हमारी ब्रह्मा गार्ड्स उसे कहते हैं इसका मतलब यह है कि तुम्हारे बाप को भी यहाँ पर सभी सीक्रेट्स के बारे में पता था, लेकिन फिर भी उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो यहाँ पर मेरे सामने आकर खड़ा हो सके। उसे कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, जितना मैंने यहाँ पर तुमसे कहा है उसके ऊपर ध्यान दो। क्या तुम यहाँ पर चाहती हो कि मैं तुम्हारे सीक्रेट्स को यहाँ पर लीक कर दूं, सभी लोगों को तुम्हारे सीक्रेट्स के बारे में बता दूं? अगर नहीं तो फिर जल्दी से साइड के ऊपर हट जाओ। इसी के साथ उसके अंकल उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें किंगजुई को यहाँ पर से जाने देना चाहिए। और इसी के साथ हमारा किंगजुई जो होते हैं वहां पर उसे धमकी देती है और कहती है कि अगर दोबारा तुमने यहाँ पर सोंग स्नो राम की तरफ जाने की कोशिश भी की तो फिर मैं यहाँ पर ये सीक्रेट सभी लोगों को बता दूंगी। और इसी के साथ ब्रह्मा गार्ड्स फिर से वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करती है। जब वो अपनी पावर्स को रिलीज करती है तो अंकल उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी पावर्स को कंट्रोल करना होगा, यहाँ पर अपने गुस्से को भी शांत करो, हमें यहाँ पर इस लड़की के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। इसी के साथ ही वो अंकल गू से कहते हैं कि ठीक है अंकल गू, चलो यहाँ पर फिर यहाँ पर से चलते हैं। मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर मून गार्ड राम को कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया है। वहां पर चले जाने के बाद नौकरानी उसे कहती है कि मिस किंगजुई क्या वाकई में यहाँ पर आपने सीक्रेट को अनलॉक कर दिया? हालांकि आपने सीक्रेट को यहाँ पर छुपा कर रखा हुआ था ताकि बाद में यहाँ पर ब्रह्मा गार्ड्स के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। तो उसकी किंगजुई उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि यही सही वक्त है, यही सही वक्त है यहाँ पर इस सीक्रेट को बताने का। वैसे भी यहाँ पर अब मुझे डरने की क्या जरूरत है? अगर जुंची वापस आ चुका है तो वो जल्दी से जल्दी ड्रैगन गार्ड राम में जाकर वहां पर से जाकर अपनी पावर्स को दोबारा से हासिल कर लेगा और उसके बाद यहाँ पर ब्रह्मा गार्ड्स के सामने भी कुछ नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट सीन सोंग स्नो राम का दिखाया जाता है कि लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि उसकी मास्टर जो होती हैं उसने वहां पर आइस की पावर के साथ हमारे जुंची को कवर कर दिया होता है। तुम्हारा जुंची आइस के अंदर ट्रैप होता है, उसकी मास्टर उसके पास आती है और उसे कहती है तो क्या तुमने यहाँ पर इस बारे में सोचा जो मैंने तुमसे कहा था? तो क्या तुम वापस जाने को तैयार हो? तुम्हारा जुंची से कहता है कि नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारी सारी बातों को मानने को तैयार हूँ। तो ये बात सुनने के बाद मो जानजिन उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो? तुम वाकई में यहाँ पर मेरी हर एक बात को मानोगे? अच्छा ठीक है, अगर तुम यहाँ पर मेरी हर एक बात को मानोगे तो फिर तुम्हें यहाँ पर मेरी इस बात को भी मानना होगा। मैं तुम्हें उस फ्रोजन लेक के अंदर जाने की इजाजत दे दूंगी, तुम वहां पर जाकर उस आइस स्पिरिट से मिल सकते हो, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। तुम्हारा जुंची कहता है कि मास्टर मैं यहाँ पर आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। तो वो से कहते हैं कि बस भी करो, मुझे यहाँ पर मास्टर कहना बंद करो, क्योंकि मुझे तुम्हारे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तुम यहाँ पर कहोगे कुछ और करोगे कुछ। तुम्हारा जुंची कहता है अच्छा आप बताएं कि मुझे क्या करना है। तो उसकी मास्टर से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आज के बाद से तुम यहाँ पर अपनी इवल गार्ड की पावर्स को यूज ना करो, कुछ भी हो जाए, चाहे सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, चाहे सिचुएशन क्या ही क्यों ना हो, तुम्हें यहाँ पर अपनी इवल गार्ड की पावर्स को यूज नहीं करना। तुम्हारा जुंची जो होता है इसकी बात सुनने के बाद वहीं पर खामोश हो जाता है, जहां पर हमारी एपिसोड 448 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रीइंकार्नेटेड यानी गार्ड्स राम के एपिसोड 449 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर मो जानजिन ने हमारे जुंची को वहां पर आइस के अंदर कवर कर रखा था और उसके पास आती है और आकर उसे कहती है कि तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम दोबारा यहाँ पर कभी भी अपनी डार्क पावर्स को यूज नहीं करोगे। हमारा जुंची इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि हमारे जुंची ने कभी अपनी मास्टर को डार्क पावर्स के बारे में बताया नहीं था। तो वो उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर हैरान क्यों हो रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे इस बारे में पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे पास यहाँ पर इवल गार्ड की पावर्स हैं? मैं लगा था कि तुम्हारा ये सीक्रेट कभी भी यहाँ पर किसी को पता नहीं चल पाएगा। तुम्हें लगा था कि तुम कुछ ज्यादा स्मार्ट हो, यहाँ पर कभी किसी को इस बारे में समझ ही नहीं आएगी कि तुम्हारे पास इवल गार्ड की पावर्स हैं। हमारा जुंची जो था वो इस बात से वाकई में काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मास्टर को इस बारे में पहले से पता हो। तो मिस मो जानजिन उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि अगर यहाँ पर किसी को भी इस बारे में पता चल जाए कि तुम्हारे पास यहाँ पर इवल गार्ड की पावर्स हैं तो वो सभी लोग तुम्हें किस तरह से ट्रीट करेंगे? हमारी पूरी की पूरी गार्ड डोमेन में डीमंस को बहुत ज्यादा घटिया समझा जाता है और जहां पर भी किसी डीमन को देखा जाए उसे मार दिया जाता है। और तुम्हारे पास इवल गार्ड की पावर्स होने का मतलब यह है कि तुम खुद एक डीमन हो। ऐसे यहाँ पर गार्ड्स राम के सभी लोगों को इस बारे में पता चलेगा कि तुम्हारे पास इवल गार्ड्स की पावर है। सभी लोग यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए दौड़ेंगे और तब यहाँ पर मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी। तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नादरन डिवाइन टेरिटरी की तरफ ही भाग कर जा सकते हो जहाँ पर डीमंस रहते हैं। इसके अलावा इस दुनिया में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं होगी जहाँ पर तुम सेफ होगे। ना सिर्फ यहाँ पर तुम बल्कि तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली, तुम्हारे मास्टर्स, यहाँ तक जिन लोगों के साथ तुम्हारी दोस्ती थी, जिन लोगों को तुम जानते थे, वो सभी लोगों को भी मार दिया जाएगा क्योंकि एक डीमन के साथ रहने वाले सभी के सभी लोगों को यहाँ पर डिमोनिक समझा जाता है। गलतियों को ठीक किया जा सकता है, गुनाहों को धोया जा सकता है, लेकिन तुम्हारे पास जो कुछ है उसकी वजह से तुम्हारे पर एक डीमन का लेबल लग जाएगा और उस लेबल को कभी भी साफ नहीं किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे खून से उसको साफ किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर किसी भी चीज को तुम अनडन नहीं कर पाओगे। वो सब कुछ ऐसे ही चलेगा जैसे है। मां जुंची से कहता है कि तो मास्टर इस बात का मतलब यह है कि आप भी यहाँ पर डीमन से बहुत ज्यादा नफरत करती है, तो फिर आपने मुझे यहाँ पर अपना डिसाइपल क्यों बनाया था?
तो उसकी मास्टर उसे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर मुझसे ये सवाल बिल्कुल भी नहीं पूछना चाहिए, बल्कि तुम्हें ये करना चाहिए कि तुम्हें आज के बाद यहाँ पर मुझसे वादा करना होगा कि तुम यहाँ पर कभी भी इस बारे में बात भी नहीं करोगे और कभी अपनी इवल पावर्स को यूज नहीं करोगे। तुम एक डीमन नहीं हो बल्कि तुम एक इंसान हो। मा जुनची उसे कहता है कि मास्टर मैं यहाँ पर आज वादा करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हालात कैसे क्यों ना हो, मैं यहाँ पर अपनी डार्क पावर्स को यूज नहीं करूंगा। तो मास्टर उसे कहते हैं कि ठीक है, फिलहाल के लिए मैं तुम्हारे पर भरोसा कर लेती हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ पर कोई कसम उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कसम उठाना ये दुनिया की सबसे बेकार बात है। कोई भी कभी यहाँ पर अपनी कसम को पूरा नहीं करता। जुनची उसे कहता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी टीचिंग्स का भी यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही बाहर से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। बाहर एक और लड़की आती है और चिल्लाकर कहते हैं कि जुनची जल्दी से बाहर आओ और आकर मेरे हाथों से मरो। तो इसी के साथ ही बाहर दिखाते हैं कि वहाँ पर एक और मास्टर आकर खड़ी होती है और कहती है कि जुनची मुझे पता है कि तुम अभी तक जिंदा हो, जल्दी से यहाँ पर बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। वो शानजीन उसकी बात सुनने के बाद कहती है कि अब ये कौन हो सकता है। तुम्हारा जुनची कहता है कि इसकी आवाज सुनने के बाद तो ये लू गुइजी लगती है, लेकिन लू गुइजी यहाँ पर क्या कर रही है और अभी तक जिंदा कैसे है, मेरे बारे में पता कैसे चला कि मैं अभी तक जिंदा हूँ, इतनी जल्दी ये सोंगसनोराम में पहुंच कैसे गई। तो उसकी मास्टर ये बात सुनने के बाद हैरान होती है और कहती है कि लू गुइजी यहाँ पर क्या कर रही है, ये तो तुम्हारी दुश्मन है। सिर्फ और सिर्फ मो फीजू को इस बारे में पता था कि तुम जिंदा हो और वही यहाँ पर तुम्हें लेकर आई थी, कहीं मो फीजू ने जाकर इसको तो तुम्हारे बारे में नहीं बताया। जुनची से कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि फेरी फीजू ऐसा कुछ कर सकती है, वो यहाँ पर ऐसा क्यों करेगी, वो किसी को इस बारे में नहीं बता सकती। और वैसे मैं यहाँ पर अपनी एनर्जी और अपनी पावर्स को छुपा कर रहा हूँ ताकि किसी को इस बारे में पता ना चल सके कि मैं जिंदा हूँ। तो इसी के साथ ही वो उसे कहती है, तो फिर यहाँ पर एक ही ऑप्शन है कि यहाँ पर फीजू ने तुम्हारे बारे में इसको बताया है, उसने जानबूझकर यहाँ पर इसको इस बारे में बताया होगा। जुनची कहता है कि हो सकता है कि फीजू ने यहाँ पर इस इन्फॉर्मेशन को लीक किया हो, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे बाहर जाकर लू गुइजी का मुकाबला करना ही होगा। जबकि उसकी मास्टर से कहते हैं नहीं, तुम यहीं पर रुको, मैं चाहती हूँ जाकर उससे बात करती हूँ। और उसी के साथ ही वहां पर से बाहर निकल दिया ताकि जाकर उससे बात कर सके। वो कहते किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि तुम वाकई में जिंदा और जहां पर हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर सारी की सारी गार्ड राम जहां पर तुम्हें पकड़ने के लिए जरूर आएगी। और इसी के साथ ही लू गुइजी जो होती है बाहर चला चला कर कह रही होती है कि जुनची अब यहाँ पर डरपोक मत बनो, जल्दी से बाहर आ जाओ, वरना मैं पूरी की पूरी सोंगसनोराम को ही तबाह कर दूंगी। और सोंगसनोराम के एल्डर्स जो होते हैं उसके सामने आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर आकर शोर मचाने की, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ पर आकर हमारी सोंगसनोराम को बर्बाद कर सकती हो। तो इसी के साथ ही लू गुइजी उनसे कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, जहाँ पर से साइड के पर हटो, मुझे सिर्फ और सिर्फ जुनची चाहिए, जुनची को यहाँ पर लेकर और मैं यहाँ पर से चली जाऊंगी। और इसी के साथ ही वो एल्डर से कहते हैं कि माफ करना पर हम लोग यहाँ पर किसी जुनची को नहीं जानते, लगता है कि तुम यहाँ पर गलत जगह के ऊपर आ गई हो। साल पहले स्टार कार्ड ड्राम में जब ईएल इन्फेंट ने तबाही मचाई थी उस वक्त जुनची भी वहां पर मारा गया था। तो लोग गुइजी से कहते हैं कि तुम सभी लोग यहाँ पर मेरे सामने उसे ना जानने की नौटंकी कर रहे हो, मुझे पता है कि वो अभी तक जिंदा है, इसलिए चुपचाप यहाँ पर साइड के ऊपर हट जाओ, वरना मैं तुम सभी के ऊपर भी अटैक करूंगी। तो ग्रेट एल्डर से कहते हैं कि प्लीज शांत हो जाओ, तुम यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकती, अगर हमारे लीडर यहाँ पर आ गई तो वो भी इस बात से काफी गुस्सा हो जाएंगी। और इसी के साथ ही लोग गुइजी जो होती है उसके ऊपर अटैक कर देती है और कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो। और वो ग्रेट एल्डर के ऊपर अटैक करती है तो ग्रेट एल्डर जो होते हैं उसके अटैक को वहां पर फेस नहीं कर पाते और वो पीछे की तरफ गिर जाते हैं। जब वो पीछे की तरफ गिर रहे होते हैं तो इसी के साथ ही उनकी मास्टर मो जानजिन वहां पर से निकल आती है और आकर उसको पकड़ती है और कहती है क्या तुम ठीक हो ग्रेट एल्डर, मुझे लगता है कि तुम्हें हील करने के लिए जाना चाहिए, तुम्हारी बॉडी के ऊपर चोटें हैं। और इसी के साथ ही ग्रेट एल्डर से कहता है कि मास्टर शुक्र है कि आप यहाँ पर आ गई, ये औरत तो यहाँ पर हमारी सोंगसनोराम को बर्बाद करने पर तुली है। तो इसी के साथ ही लू गुइजी उसे कहती है तो तुम्हारा नाम मो जानजिन है, इसका मतलब यह है कि तुम जुनची की मास्टर हो। तो मो जानजिन उसे कहते हैं कि लू गुइजी तुमने यहाँ पर मेरी सोंगसनोराम को डिस्टर्ब किया है, तो साथ ही तुम यहाँ पर हमारे एल्डर्स के ऊपर अटैक कर रही हो, अब इस बात का क्या मतलब समझो, क्या तुम यहाँ पर हमसे फाइट करना चाहती हो। तो लू गुइजी उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर हमारे साथ फाइट कर पाओगे, तुम्हारी ये एक बहुत ही छोटी सी सोंगसनोराम हमारी राम के सामने कुछ भी नहीं है, हमारी गार्ड राम अगर यहाँ पर आ जाती है तो फिर तुम्हारी पूरी की पूरी सोंगसनोराम को पैरों के नीचे रौंद डालेंगे। अपनी बकवास बंद करो, जल्दी से जुनची को यहाँ पर बाहर लेकर आओ, मुझे पता है कि जुनची यहाँ पर जिंदा है। तो मो जानजिन उसे कहते हैं कि पहले मेरे सवाल का जवाब दो, मुझे ये बताओ कि जुनची यहाँ पर जिंदा है, तुम्हें इस बारे में किसने बताया है, ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें कहाँ पर से मिली है। तो लोग गुइजी उसे कहते हैं कि बकवास बंद करो, मुझे बस यहाँ पर बताओ कि जुनची कहां पर है। तो वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि जुनची कहां पर है। हाँ ये बात वाकई में सच है कि जुनची सोंगसनोराम में है, लेकिन हम लोग उसे ऐसे तुम्हारे हवाले में नहीं करेंगे, लेकिन पहले तुम्हें ये बताना होगा कि तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी किसने, आखिर वो कौन है जिसने तुम्हें यहाँ पर इस बारे में बताया कि जुनची जिंदा है। तो इसी के साथ ही लोग गुइजी से कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रही हो, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें 10 सेकंड्स का टाइम दूंगी, अगर तुमने यहाँ पर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि जुनची कहां पर है तो मैं यहाँ पर तुम्हारी पूरी की पूरी सोंगसनोराम को बर्बाद कर दूंगी। इसी के साथ ही वो अपनी
पावर्स को रिलीज कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ से मो जानजिन भी अपनी पावर्स को रिलीज करती है और कहते हैं कि देखते हैं कि तुम मेरी सोंग स्नो राम को कैसे बर्बाद करती हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से ये कर पाओगी। दोनों जब वहां पर अपनी अपनी पावर्स को रिलीज कर रहे होते हैं तो इसी के साथ ही वहां पर साइड के ऊपर से तीसरे कैरेक्टर की एंट्री होती है। तो हमारे शुनची की एक और वाइफ वहां पर पहुंच जाती है जिसका नाम मीजिन था। तो मीजिन आकर कहते हैं कि देखो तो देखो जहां पर क्या हो रहा है, और वो अपने डैडी से कहते हैं कि डैडी आपने कहा था ना कि सोंग स्नो राम की जो मास्टर है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और इसी के साथ ही वो सभी लोग साइड के ऊपर देखते हैं कि अब यहाँ पर कौन आ गया है। उसका डैड उसे कहता है कि हाँ ये बात वाकई में सच है कि मुझे भी यहाँ पर किसी ने कहा था कि सोंग स्नो राम की औरतें बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है, और मैं पहली बार यहाँ पर सोंग स्नो राम जैसी छोटी गार्ड राम में आया हूँ। इसी के साथ ही वो उससे पूछते हैं कि अब तुम कौन हो। तो वो मास्टर ने अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम शुई क्यांग हैन है और मैं ल्यूगांग राम से हूँ। ल्यूगांग राम जो एक बहुत ही पावरफुल राम है, इसी वजह से वो सभी लोग यहाँ पर उसको पहचानते होते हैं। जैसे वो ल्यूगांग राम के बारे में बताता है तो वो सभी लोग वहीं पर शांत हो जाते हैं। और साथ ही मीशिन उन्हें अपने बारे में बताती है कि मेरा नाम शुई मीशिन है। मीशिन भी अब यहाँ पर पहले से काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है, 3 साल में, जो तो काफी ज्यादा लंबी भी हो गई है। लास्ट में आपको याद होगा कि ये सिर्फ छोटी सी थी, यानी कि काफी ज्यादा छोटी बच्ची की तरह दिखाई देती थी। मिस मो जानजिन उन लोगों को वहां पर रिस्पेक्ट देती है और कहते हैं कि आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम, आप यहाँ पर हमारी सोंग स्नो राम में आए हैं, लेकिन क्या बताएंगे कि आपके यहाँ पर विजिट का क्या मकसद है। तो मीशिन उसे कहते हैं कि डैड देखा मैंने आपसे कहा था ना कि ये कितनी खूबसूरत है और ऊपर से कितनी तमीज वाली भी है। मेरी मदर ने एक बार मुझे बताया था कि सोंग स्नो राम की मास्टर बहुत ज्यादा खूबसूरत है और मैं यहाँ पर अपनी आंखों से देख रही हूँ। साथ ही मीशिन जल्दी से भागती मो जानजिन के पास चली जाती है और कहती है कि मुझे यहाँ पर तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और साथ ही वो उससे जुंची के बारे में पूछते हैं क्योंकि वो लोग भी यहाँ पर जुंची की खबर सुनने के बाद आए होते हैं कि जुंची अभी तक जिंदा है। यहाँ पर हमारी एपिसोड 449 का एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा जुंची यहाँ पर इस सिचुएशन से कैसे निकल पाएगा और जुंची की ये इन्फॉर्मेशन किसने लीक किया कि जुंची जिंदा है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो रीइंकार्नेटेड यानी गार्ड्स राम की एपिसोड 450 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मीजिन और उसके फादर भी सोंग स्नो राम में ये खबर सुनने के बाद पहुंच जाते हैं कि जुंची अभी तक जिंदा है। तो वो दोनों वहां पर आते हैं, जबकि लू गुइजी जो होती है वहां पर पहले से काफी ज्यादा गुस्साकारी होती है। और वहां पर आने के बाद जब मीजिन आकर वहां पर हमारी जो सोंग स्नो राम की एम्पर होती है उनकी तारीफें कारी होती है, तो उसके फादर उसे कहते हैं कि मीजिन मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर सोच समझ कर बात करना चाहिए। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम यहाँ पर किस औरत से बात कर रही हो, यहाँ पर सोंग स्नो राम की किंग है। तो मीजिन अपने डैड से कहते हैं डैड आपके कहने का क्या मतलब है, मैंने बस यहाँ पर इनकी तारीफ की कि ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है, कहीं आप ये तो नहीं कह रहे कि ये खूबसूरत नहीं है। तो उसके डैड से कहते हैं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो ये तो नहीं कहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम बस यहाँ पर सोच समझकर बात करो, कहीं इनकी शान में कोई कमी ना रह जाए, तुम इनकी तारीफ ठीक से करो। फिर साथ ही डैड से कहता है कि मीजिन मैं पता नहीं तुम्हें यहाँ पर अपने साथ लेकर ही क्यों आया हूँ, मुझे लगता है कि अगर तुमने यहाँ पर कोई उल्टी सीधी बात कर दी तो फिर चीजें बहुत ज्यादा सीरियस हो सकती हैं। जब वो बाप बेटा वहाँ पर आपस में मजाक कर रहे होते हैं, इसी के साथ ही लू गुइजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहते हैं कि शुई क्यांग हैंग तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, क्या तुम यहाँ पर हमारा मजाक उड़ाने के लिए आए हो। तो मास्टर शुई से कहते हैं कि नहीं मैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस बात को कंफर्म करने के लिए आऊँ कि क्या जुंची वाकई में जिंदा है। और मिस लू गुइजी आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, जरा आप भी तो यहाँ पर इस बात को एक्सप्लेन करें। मुझे लगता है कि आप अभी भी यहाँ पर जुंची से बदला लेने के लिए आई हैं, अगर जुंची मरा नहीं है तो फिर यहाँ पर इस बात को हम लोग कंफर्म करने के लिए आए थे। और मीशिन मेरी बेटी क्योंकि उसके साथ इसकी एंगेजमेंट हो चुकी है और हम लोग यहाँ पर यही सोच रहे हैं कि अगर जुंची वाकई में जिंदा है तो फिर आज यहाँ पर हम लोग एक और मकसद से भी आए हैं। इसी के साथ ही वो फेरी गुइजू से पूछते हैं कि बताओ तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो गुइजू से कहते हैं कि तुम इस बात को गैस नहीं कर सकते कि मैं यहाँ पर क्यों आई होंगी, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि उसने मेरे डिसाइपल के साथ जो कुछ भी किया था उसकी वजह से मैं उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। तो मास्टर शुई से कहता है कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि उसने क्या किया था, लेकिन वो सिर्फ एक कंपटीशन था और कंपटीशन में आपके डिसाइपल को हराने का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर उस लड़की को मारने के लिए चली आए। और मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर उसके साथ ये सब कुछ करना शोभा देता है, क्योंकि आप यहाँ पर एक सीनियर है जबकि वो सिर्फ एक जूनियर है और वो कंपटीशन भी जूनियर्स का कंपटीशन था, इसी वजह से आपको यहाँ पर उस लड़के के ऊपर अटैक्स नहीं करने चाहिए। तो वेरी गुइजी से कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, मुझे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो। इसी के साथ ही मास्टर शुई ल्यूगांग से कहते हैं कि प्लीज माफ करिएगा, लेकिन अब यहाँ पर जुंची के खिलाफ आप कुछ भी नहीं कर सकती, वरना हमारी ल्यूगांग राम जो है वो आपके खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि मेरी बेटी की उसके साथ शादी होने वाली है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे अगर जुंची जिंदा है तो फिर मैं आज यहाँ पर अपनी बेटी की शादी उसके साथ करवा दूंगा। इसलिए फेरी गुइजू क्या आप यहाँ पर हमारी राम और मेरे लिए यहाँ पर ये करेंगी कि आप जुंची को यहाँ पर मारना बंद करें या फिर आप उससे नफरत करना बंद कर दे ताकि आप यहाँ पर उसको अकेला छोड़ दें। तो फेरी गुइजी से कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर तुम्हारे लेकर इस लड़के को छोड़ देती हूँ तो फिर बताओ कि मुझे यहाँ पर कौन माफ करेगा, यानी कि मेरे ऊपर जो इल्जाम लगे हैं कि मेरा डिसाइपल यहाँ पर इस लड़के से हार गया और हम लोग बहुत ज्यादा कमजोर हैं, उसका क्या वो सब कुछ कैसे ठीक होगा। इसलिए शुई क्यांग हैंग यहाँ पर दिन में सपने देखना बंद करो, मैं उस लड़के से नफरत करती हूँ और मैं उस लड़के से बदला लेकर रहूंगी।
तो मास्टर कियान हैंग उसे कहता है कि मैंने जहाँ पर तुम्हें पहले भी ये बात बताई और मैं फिर से तुमसे कह रहा हूँ कि हम लोग जहाँ पर आज सिर्फ एक मकसद से आए, अगर शुंची जिंदा है तो फिर मैं अपनी बेटी की शादी उसके साथ करवा दूंगा, तो फिर उसके बाद शुंची हमारी राम का दामाद बन जाएगा। तो क्या तुम फिर भी यहाँ पर हमसे पंगा लेना चाहोगी? तो इसी के साथ ही गुइजू वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करती है और कहती है चलो फिर ये तो मेरे पर डिपेंड करता है ना, क्या मेरे अंदर एबिलिटीज है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी राम को डिफेंड कर सकती हूँ या नहीं। तो मिशन उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि हम लोग यहाँ पर तुमसे कह रहे हैं कि हमारे लिए यहाँ पर शुंची को छोड़ दो, यहाँ पर चली जाओ, लेकिन तुम आगे से यहाँ पर बकवास किए जा रही हो, तुम बुढ़ी खूसट कहीं की, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम सारे का सारा इल्जाम चुंची के ऊपर डाल रही हो, जबकि हमने तुम्हें कहा कि वो सिर्फ एक कंपटीशन था और तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि गार्ड्स कंपटीशन में वहां पर क्या हुआ था। तुम्हारा डिसाइपल जो था वो फेयरली हारा था। उसके डैड जो होते हैं मिशन को पकड़ते हैं और उसे कहता है कि मिशन प्लीज शांत हो जाओ, तुम यहाँ पर बात को सही करने की बजाय बात को ज्यादा बिगाड़ती जा रही हो। गुइजू भी इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आती है और कहती है कियान है क्या तुम इसी लड़की की बात कर रहे थे जिसकी शादी तुम चुंची से करवाना चाहते हो? ये तो कुछ ज्यादा ही बदतमीज है। जबकि मिशन इस बात से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर मेरे डैड से इस तरह से बात नहीं कर सकते और मेरे यहाँ पर होते हुए तो तुम मेरे डैड को हरा भी नहीं पाओगी। इसी के साथ ही मास्टर शुई जो होते हैं वो गुइजी से कहते हैं कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मेरी बेटी मिशन भी उन पास होने वाले बच्चों में से थी जो जिसे इंटरनल स्काईराम में भेजा गया था 3000 साल के लिए वहां पर से कल्टीवेट करने के बाद अब ये 7th लेवल डिवाइन लॉर्ड बनकर वहां पर से वापिस आई है। इसका मतलब यह है कि अगर ये चाहे तो ये तुम्हें भी यहाँ पर हरा सकती है, इसी वजह से सोच समझ कर जो भी करना है वो करना। तो फेरी गुइजू कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर ये लड़की जो है अगर ये 7th लेवल पर पहुंच चुकी है तो इसका मतलब यह है कि ये मुझे हरा सकती है। और इसी के साथ उन्हें ऊपर से आवाज आती है। इसी के साथ ही वहां पर किंगजी पहुंच आती है। तो किंगजी आने के बाद कहती है क्या तुम वाकई में ये करने वाली हो? क्या तुम यहाँ पर सोंगस्नो राम के ऊपर अटैक करोगी? तो वो ऊपर की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मून गार्ड एम्परर आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? और सभी लोग वहां पर उसे रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि अब वो मून गार्ड राम के एम्परर बन चुके हैं, तो इसी वजह से उसे रिस्पेक्ट देना बनता है। तो इसी के साथ ही मिशन भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मैंने यहाँ पर मून गार्ड एम्परर्स के बारे में सुना है। तो उसे कहती है डैडी देखें ये तो इससे भी ज्यादा खूबसूरत है, सोंगस्नो राम की सिस्टर से भी ज्यादा खूबसूरत है। कि उसके डैड से कहते हैं बेवकूफ लड़की, मैंने यहाँ पर तुमसे कितनी बार कहा है कि यहाँ पर लोगों को उनके स्टेटस के हिसाब से ही बुलाया करो, तुम यहाँ पर से सिस्टर नहीं कह सकती। ये हमारे पूरी की पूरी गार्ड राम में सबसे यंगेस्ट गार्ड राम है, गार्ड राम की एम्परर है। किंगजुन से कहते हैं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बच्ची को जिस तरह से कहती है कहने दें। और इसी के साथ ही वो यहाँ पर मास्टर मो जानजिन से कहती है कि आपसे मिलने के बाद काफी ज्यादा खुशी और काफी अरसे के बाद आपसे मिल रही हूँ। अब वो दोनों वहां पर फॉर्मली बात कर रही होती है। तो मास्टर शुई इस बात से काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये क्या लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानती हैं। तो किंगजी मास्टर मो जानजिन से कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ करिएगा कि मैं यहाँ पर काफी लेट आई हूँ, जब से युंची यहाँ पर से गया है तब से मैं आपसे मिलने के लिए बिल्कुल भी नहीं आ सकी। फेरी गुइजी भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। सोंगस्नो राम की मास्टर जो है वो इस लड़की को भी जानती है जो कि मून गार्ड राम की एम्परर है। और इसी के साथ ही हमारे किंगजुई जो होती है फेरी गुइजू से कहते हैं कि गुइजू क्या अब यहाँ पर मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगी, मुझे ये बताओ क्या तुम वाकई में सोंगस्नो राम के ऊपर अटैक करना चाहती हो? अगर तुम इनके ऊपर अटैक करना चाहती हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर सोच समझकर जो भी करना है वो करना होगा, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। मैं यहाँ पर सोंगस्नो राम के साथ खड़ी हूँ। तो फेरी गुइजू से कहते हैं कि जब से तुम यहाँ पर मून गार्ड राम की एम्परर बनी हो तब से ना तो तुमने किसी के लिए दरवाजे खोले, यानी कि किसी को भी वहां पर तुम्हें कंग्रेचुलेट करने के लिए आने नहीं दिया, ना ही तुम अपनी राम से बाहर निकली। और आज अचानक से तुम यहाँ पर अपनी मून गार्ड राम को छोड़कर यहाँ पर सोंगस्नो राम को बचाने के लिए चली आई हो। अब इस बात का क्या मतलब है? तो हमारे किंगजुई से कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें सबके बारे में नहीं बता सकती और ना ही मैं यहाँ पर तुम्हें सबके बारे में बताऊंगी, तुम्हें इस बात से फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। फेरी गुइजू से कहते हैं कि मुझे लगता है कि इस वक्त तुम्हारी मून गार्ड राम को एस्टैब्लिश होने के लिए उसे काफी ज्यादा प्रेस्टीज और काफी ज्यादा रिस्पेक्ट की जरूरत है, ताकि दूसरे लोग जो है तुम्हारी मून गार्ड राम और तुम्हारे गार्ड होने को इस बात को माने। लेकिन तुम यहाँ पर सिर्फ एक अर्थ रिलेशनशिप के लिए ये सब कुछ खराब कर दोगी। अगर तुम यहाँ पर आकर सोंगस्नो राम और जुंची के लिए फाइट करोगी तो फिर तुम यहाँ पर बाकी की सभी मून गार्ड राम के सामने अपना सर झुका दोगी। तुम्हारी किंगजुई से कहते हैं कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दो कि मैं यहाँ पर जुंची के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आई, मैं यहाँ पर अपने काम से आई हूँ। तो गुइजू से कहती है फिर बताओ तुम यहाँ पर किस काम के लिए आई हो? और इसी के साथ ही किंगजुई अपनी पावर्स को रिलीज करती है और उसे कहती है क्या तुम इस मार्शल आर्ट्स टेक्निक को पहचानती हो? तो वो कहते हैं कि ये तो आइस फिनिक्स कैनन टेक्निक है, तो तुम्हारे पास टेक्निक कहाँ से आई? तो वो कहती है मैं इसी टेक्निक के लिए यहाँ पर आई हूँ। मैं सोंगस्नो राम की मास्टर से इस टेक्निक के बारे में कुछ जानने के लिए आया हूँ कि इस टेक्निक को कैसे यहाँ पर बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि मास्टर मो जानजिन ने मुझे एक बहुत ही बड़ा फेवर दिया था। इसी वजह से मैं यहाँ पर ये वाली स्पेशल टेक्निक यहाँ पर इनसे दोबारा से रीमास्टर करने के लिए आई हूँ, क्योंकि अब यहाँ पर सोंगस्नो राम का मेरे पर एक एहसान है। और अब जबकि यहाँ पर सोंगस्नो राम को बर्बाद करने के लिए कोई यहाँ पर आया तो फिर मैं यहाँ पर सोंगस्नो राम को बचाने के लिए क्यों नहीं आ सकती? ये लोग अभी यहाँ पर खड़े बातें कर रहे होते हैं, किसी के साथ ही मास्टर लॉन्ग जूटियान भी वहां पर पहुंच जाते हैं। तो मास्टर लॉन्ग जूटियान कहते हैं कि देखो तो जरा, मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पर इतने सारे गार्ड एम्परर्स मुझे एक ही जगह के ऊपर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर तो बहुत सारे गार्ड एम्परर्स मौजूद हैं। तो वो सभी लोग उसकी आवाज सुनने के बाद साइड के ऊपर देखते हैं
और कहते हैं ये तो इटर्नल एम्परर लॉन्ग जूटियान है और सभी लोग उसे रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि वो काफी पावरफुल इंसान होते हैं। इसी वजह से वो सभी लोग उसे रिस्पेक्ट देते हैं और कहते हैं सर आप यहाँ पर पर्सनली क्या करने के लिए आए हैं। तो वो कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर जिसके लिए आए हो मैं भी यहाँ पर उसी के लिए आया हूँ क्योंकि तुम सभी लोग जुंची की न्यूज सुनने के बाद ही यहाँ पर आए हो। तो क्या ये बात वाकई में सच है कि यहाँ पर जुंची जिंदा है। तो मास्टर मो जानचिन भी उन्हें रिस्पेक्ट देती है और कहती है कि सर आप यहाँ पर पर्सनली इस बात को कंफर्म करने के लिए आए तो फिर हम लोग यहाँ पर इस बात को और ज्यादा कैसे छुपा सकते हैं। तो वो जुंची से कहते हैं कि जुंची मास्टर जानटियान यहाँ पर पर्सनली तुमसे मिलने के लिए आए हैं तो क्या तुम अभी भी यहाँ पर छुपे रहोगे, चलो जल्दी से बाहर आ जाओ। तुम्हारा जुंची उनकी बात सुनने के बाद बड़ी तेजी के साथ निकलकर ऊपर आ जाता है और उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उन सभी को आकर वहां पर रिस्पेक्ट देता है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 450 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। गार्ड्स राम के एपिसोड 451 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंची जो होता है वहां पर सभी के सामने निकल कर आता है और आकर इटर्नल स्काई एम्परर से मिलता है। तो इसी के साथ ही वहां पर आने के बाद जब उनसे ग्रीट करता है तो मिशन के फादर उसकी तरफ देखकर सोच रहे होता है कि ये लड़का तो वाकई में यहाँ पर जिंदा है और ये बात भी वाकई में सच है कि उस लड़की को बचाने के लिए वहां पर स्टार गार्ड राम में गया था। जबकि मिशन उनसे कहते हैं कि डैड अब यहाँ पर अपने दामाद को देखकर इस तरह से हैरान क्यों हो रहे हैं, ये आपका सन इन लॉ है, आपको तो यहाँ पर इसे अच्छे से ग्रीट करना चाहिए। जबकि लू गुजी को दिखाता है कि लू गुजी वहां पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है क्योंकि वो तो यहाँ पर उससे बदला लेने के लिए आई है। तो हमारा जुंची होता है वो सोच रहा होता है कि ये कमीनी तो यहाँ पर मुझे मार कर ही रहेगी। और इसी के साथ ही इटर्नल स्काई एम्परर जो होता है वो उसे कहता है कि लड़के में वाकई में इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो, हालांकि उस इवल इन्फेंट के वाकये की वजह से यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, लेकिन इसकी बात भी तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो पूरी तरह से इंटैक्ट है कि इवल बेबी ने जब तुम्हारे पर अटैक किया होगा तो तुम वहां पर किसी तरीके से बच गए होगे। तुम्हारा जो जुंची होता है उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है और कहता है कि यहाँ पर किस इवल इन्फेंट की बात कर रहे हैं, इवल बेबी की बात कर रहे हैं। और इसी के साथ हमारी जो मोन जाजिन होती है वो यहाँ पर इस बात को कवर करने की कोशिश कर रही है ताकि जुंची को इस बारे में ना पता चले कि उसकी मास्टर मोली जो है वो मरी नहीं है बल्कि अभी तक जिंदा है और इवल बेबी में टर्न हो चुकी है। तो वो उनसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर कोई और बात करनी चाहिए, हमें यहाँ पर इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए क्योंकि हमारा जुंची जो होता है वो इवल बेबी के बारे में कुछ भी नहीं जानता होता और इन सभी को लगता है कि जुंची को इवल बेबी ने मारा है। जुंची यहाँ पर इटर्नल स्काई एम्परर से पूछ लेता है कि आप यहाँ पर किस इवल इन्फेंट की बात कर रहे हैं। तो मास्टर मो जानजिन सोच रही होती है, लगता है कि अब यहाँ पर इस बात को और ज्यादा नहीं छुपाया जा सकता, जुंची को इस बारे में पता चल जाएगा। और इसी के साथ ही इटर्नल स्काई एम्परर जो होते हैं जब उसे बताने लगते हैं क्या तुम्हें यहाँ पर इवल बेबी के बारे में कुछ भी याद नहीं है। तुम्हारा जुंची कहता है कि नहीं मुझे यहाँ पर इवल बेबी के बारे में कुछ भी याद नहीं है। जब वो उसे बताने लगते हैं इसी के साथ ही लू गुइजी वहां पर बीच में फिर से टपक पड़ती है और जुंची के ऊपर गुस्सा आ रही होती है और उसे कहता है कि जुंची क्या तुम्हें भी याद है कि मुझे तुमसे बदला लेना है। तुम्हारा जुंची उसे कहता है कि सब कुछ तुम्हारी अपनी वजह से हुआ था, मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से तुम यहाँ पर मुझसे बदला लो और दोबारा तुम लोगों ने ऐसा कुछ किया तो फिर यहाँ पर मैं तुम्हारे पूरे के पूरे तुम्हारी गार्ड राम को बर्बाद कर दूंगा। स्काई गार्ड एम्परर जो होता है उन दोनों के बीच में वहां पर समझौता करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो उनसे कहते हैं कि प्लीज शांत हो जाओ, मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम लोगों को अपने झगड़े को भुला देना चाहिए। जुंची हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा टैलेंट था जो कि वहां पर हमारे इटर्नल स्काई राम के अंदर नहीं जा पाया था, लेकिन अब भी यहाँ पर ये काफी ज्यादा वैल्यूएबल है और हमें यहाँ पर इसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। लोग उसकी बात सुनने के बाद गुस्सा तो हो रही होती है लेकिन साथ ही वो यहाँ पर इटर्नल गार्ड एम्परर के सामने तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। तो इटर्नल गार्ड एम्परर से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें फिलहाल के लिए इसको यहाँ पर माफ कर देना चाहिए और यहाँ पर से वापस चले जाना चाहिए क्योंकि जुंची एक बहुत ही टैलेंटेड लड़का और हम लोग यहाँ पर जुंची को दोबारा नहीं खो सकते। ये 3 साल के बाद दोबारा जिंदा होकर वापस आया है, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुमसे कहता हूँ कि प्लीज यहाँ पर इसको छोड़ दो, यहाँ पर से चली जाओ ताकि तुम यहाँ पर इससे अपना बदला ना लो। तो यहीं पर मून गार्ड एम्परर को भी दिखाता है कि वो भी आगे बढ़ती है और उसे कहता है कि लू गुइजी मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम्हें यहाँ पर इटर्नल गार्ड एम्परर की वजह से यहाँ पर ये करना चाहिए, उन्होंने यहाँ पर तुमसे रिक्वेस्ट किया इसी वजह से यहाँ पर से चली जाओ और हमारे जुंची से बदला ना लो। तो लू गुइजी उन दोनों की बातें सुनने के बाद कहती है तो फिर ठीक है, यहाँ पर तुम दोनों गार्ड एम्परर्स की वजह से मैं चली जाती हूँ, फिलहाल के लिए वो यहाँ पर जुंची के ऊपर अटैक नहीं करूंगी और इससे बदला नहीं लूंगी, लेकिन जुंची को बता देना कि दोबारा यहाँ पर कभी मुझसे पंगा ना ले। और इसी के साथ ही जैसी वहां पर से जाने लगती है तो इसी के साथ ही वो एक बैरियर के साथ टकरा जाती है और इस बात से लू गुइजी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तो मो जानजिन उसे कहती है कि मैं सोंगसन और राम की क्वीन हूँ और तुम यहाँ पर इस वक्त सोंगसन और राम में हो, तुम्हें किसने कह दिया कि तुम मेरी मर्जी के बिना तुम यहाँ पर से जा सकती हो। तो लू गुइजी बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर से नहीं जा सकती, मैं सिर्फ और सिर्फ इन दोनों गार्ड एम्परर्स की वजह से तुम्हें फेस देकर यहाँ पर से जा रही हूँ, वरना मैं तुम्हारी पूरी की पूरी सोंगसन और राम को बर्बाद कर देती। तो मो जानजिन उसे कहते हैं कि मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम यहाँ पर से ऐसे बिल्कुल भी नहीं जा सकती, तुमने मेरी सोंगसन और राम के ऊपर आकर अटैक किया तो तुम्हें यहाँ पर इसका जवाब तो देना पड़ेगा, तुम्हें इसके एक्सप्लेनेशन के तौर पर अपनी 3 उंगलियां काटकर मुझे देनी होंगी, अपनी 3 उंगलियां काटो और यहाँ पर से दफा हो जाओ, वरना तुम्हें यहाँ पर से जाने की इजाजत नहीं है। और यहीं पर सोंगसन और राम के डिसाइपल्स को दिखाते
दिखाता है कि वो सभी लोग बेचारे वहां पर घबरा रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि हम लोग यहाँ पर लू गुइजी के सामने नहीं टिक सकते। यहाँ पर बड़ी मुश्किल के साथ इन सभी लोगों ने परस्यू करके इसे बेचने की कोशिश की और यहाँ पर से जा भी रही थी कि हमारी मास्टर ने इसे फिर से यहाँ पर रोक लिया है। मास्टर को यहाँ पर इससे क्या चाहिए, ये हम सभी को भी यहाँ पर अपने साथ मरवाएंगी। लू गुइजी क्योंकि यहाँ पर एक हायर राम की गार्ड राम से इसी वजह से वो यहाँ पर कुछ ज्यादा शौककारी होती है, तो वो सोंग स्नो राम के लोगों से कहती है कि तुम सभी लोग एक मिडिल गार्ड राम से हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी सोंग स्नो राम हमारी गार्ड राम का मुकाबला करने के लायक है या फिर तुम यहाँ पर हमें ऑर्डर्स दे सकती हो। तो मो जानजिन जब उसे कहते हैं कि अपनी 3 उंगलियां काट कर यहाँ पर से दो, जहाँ पर से दफा हो जाओ, तो दोनों गार्ड एम्प्रेस भी ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि यार यहाँ पर कर क्या रही है, मो जानजिन यहाँ पर अपने लिए मुश्किल क्रिएट क्यों कर रही है। हम दोनों ने बड़ी मुश्किल के साथ यहाँ पर से भेजा है, क्योंकि लू गुइजी अगर यहाँ पर गुस्सा हो जाती तो हम दोनों भी मुश्किल के साथ से कंट्रोल कर पाते, और पीछे उसके पास यहाँ पर पूरी की पूरी गार्ड राम की सपोर्ट भी है। लू गुइजी से कहते हैं कि सोंग स्नो राम के किंग, क्या तुम वाकई में यहाँ पर श्योर हो कि तुम्हें यहाँ पर मेरी 3 उंगलियां चाहिए? क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे पास से मेरी 3 उंगलियां ले पाओगी? चलो देखते हैं कि तुम मेरी 1 उंगली पहले काट पाती हो या फिर यहाँ पर मैं तुम्हारी सोंग स्नो राम को पूरी तरह से बर्बाद कर देती हूँ। वो जानजिन उसे कहते हैं कि शुक्र करोगे यहाँ पर जो गार्ड एम्परर्स खड़े हैं, इसी वजह से मैंने सिर्फ तुम्हारी 3 उंगलियां मांगी है, वरना मैं तुम्हारी जान मांगती। तो लू गुइजी के साथ वहां पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है और कहती है देखो यहाँ पर मेंढक के पर निकल आए हैं और मेंढक हवा में उड़ना चाहता है, चलो दिखाती हूँ मैं तुम्हें यहाँ पर कि तुम यहाँ पर तुम्हारी औकात क्या है। अब ये दोनों गार्ड एम्परर भी यहाँ पर तुम्हें नहीं बचा पाएंगे और इसी के साथ ही वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करती है। तो जब वो अपनी पावर्स को रिलीज करती है तो नीचे खड़ी हमारी गार्ड एम्परर जो होती है, मून गार्ड एम्परर, वो एम्परर से कहती है कि इटर्नल गार्ड एम्परर मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर कुछ करना चाहिए। तो वो कहते हैं हाँ चलो जाकर इनकी फाइट को रुकवाते हैं। तो मून गार्ड एम्परर से कहते हैं कि नहीं मैं यहाँ पर फाइट रुकवाने की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि हम दोनों मिलकर एक बैरियर क्रिएट करते हैं जिससे इन दोनों की फाइट वहां से बाहर ना निकले और निर्दोष लोग ना मारे जाएं। तो वो से कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं गलत समझ गया, और इसी के साथ ही दोनों वहां पर अपनी पावर्स के साथ एक बैरियर क्रिएट करते हैं ताकि वो दोनों औरतें जो अंदर फाइट कर सकें, और इसी के साथ ही वो दोनों अपनी पावर्स को रिलीज करती है। तो पहले लू गुइजी अपनी पावर को वहां पर रिलीज करती है, उसका प्रेशर ज्यादा होता है क्योंकि वो एक 9th लेवल की गार्ड है, जबकि दूसरी तरफ से मो जानजिन जो है उसका लेवल जो है वो भी 6 है, इसी वजह से वो इतनी पावरफुल तो नहीं है। लेकिन इसी के साथ ही वो अपनी फीनिक्स की पावर को रिलीज करती है और अपनी आईसी फीनिक्स को उसकी तरफ भेजती है, जो कि बड़ी तेजी के साथ उड़ता हुआ लू गुइजी की तरफ आगे बढ़ता है। जैसे वो लू गुइजी के साथ टकराता है, लू गुइजी को भी वहां पर एक झटका लगता है क्योंकि उसकी पावर लेवल कम होने के बावजूद उसका फीनिक्स काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और इसी के साथ ही लू गुइजी अब यहाँ पर अपना अटैक रेडी करती है ताकि वो मो जानजिन के ऊपर अटैक कर सके। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 451 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, रीइंकार्नेटेड यानी गार्ड्स राम के एपिसोड 452 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारी सोंग स्नो राम की मास्टर जो होती है वो वहां पर लू गुइजी से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी 3 उंगलियां काट कर देनी होगी और उसके बाद तुम यहाँ पर से जा सकती हो। लेकिन लू गुइजी जो होती है वो काफी ज्यादा अखड़ होती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है। अब यहाँ पर दोनों की फाइट स्टार्ट हो चुकी होती है और दोनों वहां पर एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रही होती है। मास्टर मो जानजिन जो होती है वो अपनी आइस पावर के साथ जब लू गुइजी के ऊपर अटैक करती है तो लू गुइजी इस बात से काफी हैरान होती है। थोड़ी देर के लिए उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी आइस पावर जो है उसकी पावर से ज्यादा है, और दूसरी तरफ बाकी के सभी मास्टर जो थे वहां पर खड़े होते हैं वो सभी लोग इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं। इटर्नल गार्ड एम्परर यानी कि मास्टर ज़ूटियान जो होते हैं वो कहते हैं कि लू गुइजी इस वक्त गार्ड राम में 9th लेवल पर है। इसका मतलब यह है कि वो यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल है। लगता नहीं है कि सोंग स्नो राम की मास्टर यहाँ पर इस फाइट को जीत पाएगी, हमें इस फाइट को यहाँ पर रुकवाना होगा। तो गुइजी वहां पर पीछे गिरने के बाद फिर से अपने आप को संभालती है और इसी के साथ ही अपनी पावर्स को रिलीज करती है और उसकी पावर्स के साथ एक बड़ा सा बीस्ट बन जाता है। और वो बड़ा सा बीस्ट जो होता है वो हमारी जानजिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे वो जानजिन के करीब पहुंचता है, इसी के साथ ही हमारी जो स्नो क्वीन होती है वो अपनी पावर्स को रिलीज करती है। जैसे वो अपनी पावर्स को रिलीज करती है तो बीस्ट उसकी पावर के साथ टकराकर वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस बात से लू गुइजी जो होती है वो काफी ज्यादा हैरान होती है कि ये अचानक से क्या हो गया, इसकी पावर लेवल्स बढ़ती कैसे जा रही हैं। जबकि मास्टर मो जानजिन जो होती है मुसलसल उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही होती है। उसे कहती है कि मैंने तो सुना था कि तुम यहाँ पर गार्ड राम में 9th लेवल पर पहुंच चुकी हो, लेकिन तुम्हारी पावर्स तो बहुत ज्यादा एवरेज है, मुझे लगा था कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल होगी। और ये बात सुनने के बाद लू गुइजी जो होती है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की, और साथ ही अपने पास से वो एक विप निकाल लेती है और अपनी विप के साथ वो मास्टर जानजिन के ऊपर अटैक करती है। जैसे वो उसके ऊपर अटैक करती है तो मास्टर जानजिन अपनी आइस शील्ड के साथ अपने आप को कवर करती है और साथ ही उनकी जो आइस होती है वो उसकी विप के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाती है, यानी कि उसकी पूरी की पूरी विप को फ्रीज कर देती है। जैसे वो वहां पर से आइस जो होती है उसके हाथ तक पहुंचते, इसी के साथ ही वहां पर एक धमाका होता है। लू गुइजी जख्मी होकर पीछे की तरफ गिर जाती है, तो वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही होती है। जब वो गिर रही होती है तो मास्टर मो जानजिन फिर से
ऊपर से अपनी आइस के साथ उसके ऊपर बहुत सारे क्रिस्टल्स के शार्ट से अटैक करती हैं। जब वो उसके ऊपर अटैक करती है तो उसी के साथ ही लू गुइजी सीधा ग्राउंड के ऊपर जाकर धड़ाम से गिरती है और इसे देखने के बाद गार्ड एम्परर्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं। मास्टर जूटियान कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, छोटी सी सोंगसन और राम की मास्टर जो है वो गार्ड राम में 10th लेवल पर कैसे हो सकती है। हमने तो यहाँ पर पहले इस बात को बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया कि हमारी ईस्टर्न गार्ड राम में जहाँ पर एक छोटी सी राम की मास्टर जो है वो 10th लेवल पर पहुंच चुकी है। यहाँ पर किसी को भी इस बारे में अंदाजा नहीं था कि सोंगसन और राम की मास्टर जो है ब्रेक थ्रू करने के बाद इतनी पावरफुल हो चुकी है। तो लू गुइजी जो होती है वहां पर अटैक के अंदर से बाहर निकलती है और चलाकर उसे कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं हार सकती। और इसी के साथ ही ऊपर से आइस क्रिस्टल जो होते हैं उसकी बॉडी के अंदर आकर धंस जाते हैं, एक उसके पेट के अंदर एक उसकी टांग के अंदर आकर धंस जाता है। और इसी के साथ ही हमारी जो मास्टर जानजिन होती है वो फिर से अपने आइस फिनिक्स को रिलीज करती है और आइस फिनिक्स ऊपर की तरफ उड़ता है, फिर साथ ही बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए नीचे आता है और इस बार आकर सीधा उसकी बॉडी के साथ टकराता है। तो वहां पर एक और जबरदस्त धमाका आता है जिससे लू गुइजी जो होती है ऊपर से नीचे ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है। जब वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है तो मो जानजिन उसे कहती है कि अब तुम्हें यहाँ पर चैन है, और साथ ही वो फिर से वहां पर उसके ऊपर अपने फिनिक्स के साथ अटैक कर दी, जिसकी वजह से वहां पर एक और बड़ा धमाका होता है। और उस धमाके के बाद लू गुइजी जो होती है वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है, अब दोबारा उठ नहीं पा रही होती। तो मो जानजिन वहां पर नीचे उतर आती है और उसे कहती है कि मुझे तो लगा था कि 9th लेवल की डिवाइन गार्ड राम की मास्टर जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल होगी, लेकिन तुम तो बिल्कुल बेकार निकली। और फिर साथ ही मास्टर मो जानजिन उसे कहती है कि पहले मैंने तुमसे कहा था ना कि अपनी 3 उंगलियां दो, यहाँ से दफा हो जाओ, लेकिन अब जबकि तुमने अटैक करने की गलती की है इसी वजह से अब तुम्हें यहाँ पर अपना एक हाथ देना होगा। अब जल्दी से फैसला करो कि तुम्हें कौन सा हाथ देना है, राइट या फिर लेफ्ट देना है। लू गुइजी उसे कहती है क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि मो जानजिन तुम यहाँ पर मुझसे क्या कह रही हो, अगर तुमने यहाँ पर मेरा हाथ काटा तो उसके बाद तुम्हारी पूरी की पूरी सोंगसन और राम को मेरा मास्टर नहीं छोड़ेगा, हमारी गार्ड राम तुम्हारी गार्ड राम को बर्बाद कर देगी। लेकिन इसी के साथ ही मो जानजिन काफी गुस्सा आ जाती है और कहती है अपनी बकवास बंद करो, मैंने यहाँ पर कहा कि तुम्हें यहाँ पर कौन सा हाथ कटवाना है। और मास्टर जूटियान और मून गार्ड राम के एम्पर भी वहां पर आ जाती है और उसे कहते हैं प्लीज यहाँ पर हमारी रिक्वेस्ट को मान लो, किसी यहाँ पर से जाने दो, क्योंकि अगर तुमने इसे यहाँ पर मार दिया तो फिर तुम्हारे लिए काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, इनकी गार्ड राम जो है वो तुम्हारी गार्ड राम के खिलाफ हो जाएगी। जबकि तुमने यहाँ पर इसको हरा दिया और इसने अपना सबक सीख लिया है तो प्लीज हम दोनों के लिए यहाँ पर इसको छोड़ दो। तो मून गार्ड राम के एम्पर भी इसे कहती है कि हाँ प्लीज यहाँ पर हम दोनों गार्ड एम्परर्स की लाज रख लो, यहाँ पर इसे जाने दो। तो मो जानजिन कहती है कि अब जबकि 2 गार्ड राम के एम्परर्स यहाँ पर मुझसे कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं तुम्हें जाने दूं, तो फिर ठीक है मैं तुम्हें जाने देती हूँ, यहाँ से दफा हो जाओ और दोबारा कभी भी सोंगसन और राम में अपनी शक्ल मत दिखाना। इसके साथ ही मास्टर जूटियान आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं कि लू गुइजी तुमने यहाँ पर यह देख लिया होगा कि सोंगसन और राम की मास्टर कितनी ज्यादा कमाल की हैं, एक तो वो पावरफुल है और ऊपर से उन्होंने यहाँ पर तुम्हें माफ भी कर दिया, इसी वजह से प्लीज यहाँ पर से चली जाओ। इसी के साथ ही मास्टर जानटियान अपनी पावर्स के साथ वहां पर लू गुइजी की बॉडी को हील करते हैं और उसे कहता है कि यहाँ पर तुम भी हमारी रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ पर इस बात को मान लो और हमारे जुनची को छोड़ दो और जुनची के ऊपर दोबारा अटैक करने के लिए यहाँ पर मत आना, और सोंगसन और राम के साथ भी तुम्हारा झगड़ा है वो यहीं पर खत्म करो, यहाँ पर से चली जाओ। तो वो उसकी बात सुनने के बाद अपने आप को हील करवाने के बाद उठकर खड़ी होती है और उसे कहती है कि मैं तुम लोगों की इस बात को मान लेती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी हार को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी, इस बात को हमेशा याद रखूंगी। और इसी के साथ ही मास्टर जूटियान उसे कहते हैं ठीक है तुम इस बात को याद रख लेना, लेकिन हम लोग यहाँ पर तुम्हें यही मशवरा देंगे कि फिलहाल के लिए यहाँ पर से चली जाओ। और इसी के साथ ही लू गुइजी कहती है ठीक है मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर से जा रही हूँ, और वो पीछे की तरफ मुड़ती है और इसी के साथ ही वहां पर अपनी पावर्स के साथ अटैक कर देती है, वो हमारे जुनची के ऊपर अटैक कर देती है। और इस बात से गार्ड एम्परर्स भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि वक्त रहते वो उसे बचा नहीं पाएंगे, अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन इसी के साथ जब वहां पर से धमाका हटता है तो दिखाते हैं कि पोषण वहां पर सामने आकर खड़ा हो चुका होता है और पोषण ने अपनी पावर्स के साथ माया जुनची को बचाता है, लेकिन वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। माया जुनची से कहता है कि ब्रदर पोषण क्या तुम ठीक हो? तो पोषण उसे कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये तो पास एक छोटी सी बैकलैश है, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन लू गुइजी वाकई में बहुत ज्यादा डिस्पिकेबल है, इसकी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर स्नीक अटैक करने की। और मो जानजिन जो होती है इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और दोनों गार्ड एम्परर से कहती है कि तुम लोगों ने देख लिया ना कि इसने यहाँ पर बैक स्टैप किया, अब तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसे यहाँ पर से जाने दूंगी? और वो आगे बढ़ती है और कहती है कमीनी कहीं कि अब तुम यहाँ पर मरोगी। और इसी के साथ ही यहीं पर हमारी एपिसोड 452 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? गार्ड्स राम के एपिसोड 453 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि लू गुइजी मकारी के साथ अटैक कर देती है हमारे जुनची के ऊपर, लेकिन वहां पर पोषण रास्ते में आकर उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है, जिसकी वजह से हमारी जुनची की मास्टर बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाती है और उसे कहते हैं कि तुमने गलती कर दी, अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। और वो बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, अपनी पावर्स को रिलीज करती है और गुइजी वहां पर से भागने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इसी के साथ ही वहां पर मास्टर जूटियान बीच में आ जाते हैं और आकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं पहले मास्टर प्लीज ऐसा मत करें,
करे, प्लीज ऐसा मत करे, इसे मेरी खातिर यहाँ पर से जाने दे, उससे गलती होगी लेकिन उसे यहाँ पर मारे मत, वरना इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा बुरे हो सकते हैं। लेकिन हमारी स्नो क्वीन जो होती है बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और उसकी बात को भी इग्नोर कर देती है। वो एम्परर ज़ूटियान की बात को इग्नोर करते के साथ ही अपनी पावर्स को रिलीज करके उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से लू गुइजी का एक बाजू कट जाता है। लू गुइजी वहीं पर गिरकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, लेकिन हमारी मास्टर यहाँ पर भी नहीं रुकती और वो अपनी तलवार लेकर उसको जान से मारने के लिए आगे बढ़ती है और अपनी तलवार को उसकी तरफ सामने की तरफ स्टैब करती है। लू गुइजी उसकी तलवार के साथ मरने वाली थी कि इसी के साथ ही मून गार्ड एम्परर वहां पर बीच में आ जाती है और आकर उसकी तलवार को पकड़ लेती है और कहती है प्लीज यहाँ पर मेरी खातिर इसको छोड़ दे, प्लीज यहाँ पर इसको छोड़ दे, वरना यहाँ पर इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा बुरे हो सकते हैं, इसको जान से मत मारें। तो ये बात सुनने के बाद वहीं पर रुक जाती है और कहती है ठीक है मैं आप दोनों के लिए यहाँ पर इसको जिंदा छोड़ देती हूँ। और साथ ही वो लू गुइजी से कहती है कि लू गुइजी मेरी बात को ध्यान से सुनो, आज मैंने यहाँ पर तुम्हें जिंदा छोड़ दिया है, अगर तुम बदला लेना चाहो तो दोबारा यहाँ पर आ सकती हो, मैं यहीं पर तुम्हें मिलूंगी, लेकिन अगर दोबारा कभी तुमने शुनची के ऊपर अटैक करने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हारे डिसाइपल लू चेंगफेंग को जाकर ढूंढ कर मार डालूंगी, उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। अब यहाँ पर से दफा हो जाओ। इसी के साथ ही लू गुइजी जो होती है वहां पर शर्मिंदा होकर वापस चली जाती है, अपना एक बाजू कटवा कर वो वहां पर से भाग जाती है। उसके वहां पर से चले जाने के बाद मो जानचिन जो होते हैं वो शुनची से कहता है कि जल्दी से पोषण को थैंक यू बोलो जिसने तुम्हारी जान बचाई है। तुम्हारा शुनची जो होता है पोषण से कहता है कि सीनियर ब्रदर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यहाँ पर मेरी जान बचाई है। तो वो कहता है कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज बनता है अपने दोस्त के लिए सब कुछ करना क्योंकि हम दोस्त हैं। और साथ ही मां शुनची वहां पर मून गार्ड एम्परर और मास्टर ज़ूटियान दोनों को वहां पर थैंक यू बोलता है और उनसे कहता है कि आप लोगों का भी शुक्रिया यहाँ पर मेरा इतना साथ देने के लिए। मास्टर ज़ूटियान उसे कहते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम सभी लोग तो यहाँ पर यही देखने के लिए आए थे कि आज ये मिरेकल वाकई में जिंदा है, वहां पर उस इवल बेबी के अटैक के बावजूद तुम अभी तक जिंदा हो, ये वाकई में बड़ी कमाल की बात है। मैं इस बात से बहुत ही खुश हूँ कि हम लोग यहाँ पर अपनी ईस्टर्न ड्रामा में तुम्हारे जैसे एक टैलेंट को दोबारा देख पा रहे हैं। मास्टर ज़ूटियान उसे कहते हैं कि लड़के वैसे भी यहाँ पर जो कुछ भी किया वो सब कुछ तुम्हारी मास्टर ने तुम्हारे लिए किया है, तुम्हारी मास्टर के बारे में हम लोग बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि तुम्हारी मास्टर एक 10th लेवल की वॉर गार्ड है। मास्टर ज़ूटियान उसे कहता है क्योंकि मैं ईस्टर्न टेरिटरी का गार्ड राम का एम्परर हूँ तो मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरी टेरिटरी में यहाँ पर एक और एम्परर गार्ड बनने वाला है और साथ ही तुम्हारे जैसा एक जीनियस जिसके बारे में यहाँ पर सन ऑफ गार्ड उसकी प्रोफेसी है कि वो सन ऑफ गार्ड बनेगा, तुम भी यहाँ पर अभी तक जिंदा हो। कि अब हमारे पास यहाँ पर उस कैटास्ट्रोफी से फाइट करने के चांसेस बढ़ गए हैं। तो मो जानचिन उसे कहते हैं कि हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा, अब हम लोग यहाँ पर उस ब्लैक एनर्जी के साथ फाइट कर सकते हैं, उस क्रिम्जन एनर्जी जो कि स्पेस के अंदर क्रैक्स पड़े हैं। तो इसी के साथ ही एम्परर से कहते हैं कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारा शुनची अभी तक जिंदा है। यहीं पर बात करते हैं कि तुम्हें एक झटका लगता है। तुम्हारा शुनची कहता है कि मास्टर ज़ूटियान आपको क्या हुआ, क्या आपको कोई चोट लगी है? तो वो कहता है कि ये सब कुछ इवल बेबी की वजह से हुआ है, उस इवल बेबी के अटैक्स की वजह से मेरी बॉडी के ऊपर इतनी बुरी तरह से बैकलैशेस पड़ी हैं और उसकी डार्क एनर्जी अभी तक मेरी बॉडी के अंदर है जिसकी वजह से मैं अपने आप को हील नहीं कर पा रहा। शुनची कहता है कि उस इवल बेबी वाले इंसिडेंट को तकरीबन 3 साल गुजर चुके हैं और 3 साल के बाद भी अभी तक यहाँ पर आपकी बॉडी के अंदर ये डार्क एनर्जी अभी तक निकली क्यों नहीं है? तो वो कहते हैं कि खुद से हम लोग इस डार्क एनर्जी को नहीं निकाल सकते। मेरे अलावा और भी गार्ड एम्परर्स जो कि उस फाइट में उन्होंने हिस्सा लिया था वो सभी लोग बहुत ही बुरी तरह जख्मी हुए थे, यहाँ तक कि वहां पर मून गार्ड एम्परर जो थे उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। बॉडी के अंदर जो डार्क एनर्जी है उस डार्क एनर्जी को जल्दी से जल्दी रिजोल्व करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि मुझे यहाँ पर लाइट पावर को यूज करना पड़ेगा और वो लाइट पावर इस वक्त सिर्फ वेस्टर्न टेरिटरी की ड्रैगन क्वीन के पास है। सिर्फ और सिर्फ ड्रैगन क्वीन उस पावर को यूज कर सकती है, लेकिन वो सैक्युलेशन में चली गई है। उसके बारे में पता चला है कि वो सैक्युलेशन में चली गई है, जहां तक कि ड्रैगन एम्परर भी उससे मिलने के लिए नहीं जा सकते, उसने उसको भी वहां पर से वापस भेज दिया। इसी वजह से वो हमारी मदद नहीं कर सकती। फिलहाल के लिए हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें यहाँ पर खुद से अपने आप ही सिविल एनर्जी को थोड़ा थोड़ा करके अपनी बॉडी से निकालना होगा ताकि हम लोग अपने आप को हील कर सकें। और साथ ही वो शुनची से कहते हैं अच्छा ठीक है हमें यहाँ पर से वापस जाना होगा, हमें और भी बहुत सारे काम करने हैं। और इसी के साथ जैसे वो वहां पास जाने लगती है हमारा शुनची उनसे कहता है कि मेरी बात सुने, अगर आप यहाँ पर लाइट पावर को यूज करके अपने आप को हील करने की बात कर रहे हैं तो मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, मैं आपकी बॉडी के अंदर से डार्क एनर्जी को निकाल सकता हूँ। तो ये बात सुनते ही मास्टर ज़ूटियान वहीं पर रुक जाते हैं और कहते हैं क्या तुम ये कर सकते हो? और बाकी के सभी लोग भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये यहाँ पर क्या कह रहा है। मास्टर जानचिन से कहते हैं कि शुनची यहाँ पर बकवास मत करो, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो इसी के साथ ही मास्टर ज़ूटियान कहता है कि बच्चे मैं यहाँ पर इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो, लेकिन वो लाइट की पावर सिर्फ और सिर्फ ड्रैगन क्वीन ही यूज कर सकती है, इसके अलावा किसी के पास वो लाइट की पावर नहीं है। तुम्हारा शुनची उस लाइट पावर को रिलीज करता है और कहता है कि आप यहाँ पर इस लाइट की पावर की बात कर रहे हैं। लास्ट टाइम यानी कि 30 साल पहले जब मेरे मरने से पहले मैं ड्रैगन क्वीन के साथ जाकर मिला था और ड्रैगन क्वीन ने मुझे अपना डिसाइपल बना लिया था और उसने मुझे वहां पर कुछ साल रखा और मुझे ट्रेनिंग दी थी। वहां पर से ट्रेनिंग के दौरान उसने मुझे अपनी लाइट पावर को भी यूज करना सिखाया था। इसका मतलब यह है कि मैं उनकी लाइट पावर को यूज कर सकता हूं। सीनियर शेंजी मेरी मास्टर है तो मैं उनके मेथड्स को यूज करके आपकी बॉडी के अंदर से डार्कनेस की एनर्जी को निकाल सकता हूं। ये बात सुनते ही वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, स्पेशली मास्टर मो जानचिन जो होती है वो इस बात को लेकर काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और सोच रही होती है कि लाइट की पावर ऐसी तो किसी को ट्रांसफर नहीं की जा सकती, क्योंकि लाइट की पावर जो है एक बहुत ही पावरफुल और जेनेटिक पावर है। इसका मतलब यह है कि उसे यहाँ पर
दिखाकर किसी को नहीं दिया जा सकता, बल्कि मुझे लगता है कि इन दोनों के दरमियान में कोई ना कोई रिलेशनशिप जरूर था, जिसकी वजह से इसके पास अब उसकी लाइट की पावर्स हैं। मास्टर ज़ूटियान खुश इस बात से होता है कि जुनची उनका इलाज कर सकता है, लेकिन वो हैरान इस बात से होते हैं कि ड्रैगन क्वीन ने अपनी पावर इस लड़के को कैसे दे दी, क्योंकि ड्रैगन क्वीन जो है वो हमेशा अकेले रहना पसंद करती है और कभी वो बाहर की दुनिया में नहीं आती और ना ही किसी से मिलती है। फिर उसने जुनची को ये पावर्स क्यों दे दी? तुम्हारा जुनची कहता है कि मैंने जहाँ पर उनके लिए कुछ किया था, इसी वजह से इसके बदले में उन्होंने यहाँ पर अपनी पावर्स मुझे दे दी हैं और मैं जहाँ पर उनकी परमिशन के बिना आपको सारी बात डिटेल में तो नहीं बता सकता। इसी वजह से मैं यहाँ पर आपकी मदद करने को तैयार हो गया हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ आपकी मदद करूंगा आपकी बॉडी के अंदर से डार्क एनर्जी को निकालने के लिए। क्या आप यहाँ पर मेरी लाइट टेक्निक की मदद से अपनी बॉडी के अंदर से डार्क एनर्जी को निकलवाना चाहेंगे? मास्टर ज़ूटियान उसकी और भी ज्यादा तारीफें करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे बारे में जो प्रोफेसी थी कि तुम सन ऑफ गॉड हो, मुझे लगता है कि वाकई में सच है। तुम्हारे पास तो एक से ज्यादा टेक्निक्स है, एक से ज्यादा पावर्स हैं और अब यहाँ पर ड्रैगन क्वीन ने भी तुम्हें एक्नॉलेज किया और अपना डिसाइपल बनाकर अपनी लाइट टेक्निक तुम्हें दे दी है। उसी के साथ ही वो जुनची की और भी ज्यादा तारीफें कर रहे होता है कि तुम मिस्टर राम के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग। और माया जुनची की मास्टर वहां पर खड़ी खड़ी सोच रही होती है क्या वाकई में जहाँ पर इसकी तारीफ होना ये अच्छी बात है। और माया जुनची से कहता है कि नहीं आप यहाँ पर मेरी कुछ ज्यादा तारीफें कर रहे हैं, आपको यहाँ पर ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए। जुनची उनसे कहता है कि अगर आप चाहे तो मैं अभी यहाँ पर आपके ऊपर अपनी लाइट टेक्निक को यूज कर सकता हूँ और आपकी बॉडी को हील कर सकता हूँ। तो मिस मो जांजिन उनसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, आप यहाँ पर हमारी सॉन्ग्स नाउ राम के अंदर चलें, अपनी कॉन्फ्रेंस हॉल में चलते हैं, वहां पर जाकर ये आपकी बॉडी को हील करेगा, जबकि मैं यहाँ पर पहरा दूंगी ताकि कोई भी यहाँ पर आकर इस प्रोसेस को डिस्टर्ब ना कर सके। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 453 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? गर्ल्स राम के एपिसोड 454 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुनची जो होता है वो मास्टर ज़ूटियान से कहता है कि मैं आपको हील कर सकता हूं और वो उसे अंदर लेकर आ जाता है जहां पर बैठकर वो उसे हील कर रहा होता है। तो हमारा जो जुनची होता है वो उसके सामने बैठकर अपनी व्हाइट लाइट की एनर्जी से उसकी बॉडी के अंदर से इवल पावर को निकालने की कोशिश कर रहा होता है और थोड़ी देर के बाद उन्हें काफी अच्छा महसूस होने लगता है। तो वो कहता है कि अब मुझे यहाँ पर काफी बेहतर लग रहा है, मुझे तो लगा था कि जहाँ पर इस इवल एनर्जी की वजह से मैं मरने वाला हूँ। जुनची उनसे कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, आप यहाँ पर आकर मेरे पास से अपना इलाज करवा सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा समय है तो आप यहाँ पर कुछ दिन रुक जाए, सॉन्ग्स नो राम में रुके, मैं यहाँ पर डेली आपका इलाज करूंगा क्योंकि मेरी पावर लेवल्स अब इतनी ज्यादा नहीं है, इसी वजह से मैं यहाँ पर 2-4 दिन आपके ऊपर टेक्निक परफॉर्म करूंगा, तभी आपकी बॉडी से मुकम्मल इवल पावर निकाली जा सकती है। तो वो उसे कहते हैं कि नहीं असल में मुझे यहाँ पर ज़ूटियान कॉन्फ्रेंस में जाना है, बहुत ही जल्दी गार्ड कॉन्फ्रेंस होने वाली जिसमें सारे गार्ड राम की गार्ड्स को बुलाया गया है और उसमें मेरा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हारा जुनची कहता है क्या इटर्नल ह्यूमन कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें आप लोग यहाँ पर उस स्कार के बारे में बात करने वाले हैं, उस स्पेस क्रैक के बारे में बात करेंगे? तो वो कहते हैं हम लोग उसी बारे में बात करेंगे। तो जुनची कहता है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आपको हील करने के बदले में क्या आप यहाँ पर मुझे उस कॉन्फ्रेंस में लेकर जा सकते हैं? मुझे इस क्रिम्सन क्रैक को खुद से अपनी आंखों से देखना है, साथ ही वहां पर क्या बात होती है मुझे ये भी सुननी है। मास्टर ज़ूटियान उसे कहते हैं लेकिन वहां पर हायर राम्स के गार्ड्स आने वाले हैं, वहां पर किसी जूनियर को नहीं ले जाया जा सकता, तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर रूल्स को चेंज करूंगा तो मैं दिक्कत में पड़ जाऊंगा। तुम्हारा जुनची कहता है लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पर आपकी बॉडी से इवल एनर्जी को भी तो निकाल रहा हूँ, इसके बदले में आपको यहाँ पर मेरे लिए कुछ तो करना चाहिए ना। तो मास्टर ज़ूटियान कहते हैं अच्छा ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे लिए एक एक्सेप्शन देनी पड़ेगी। तो मास्टर जुनची उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि मैं उस क्रिम्सन क्रैक के बारे में भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ या फिर उसको सॉल्व करने के बारे में कोई मशवरा दे सकता हूँ। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, मुझे पता है कि तुम एक बहुत ही बड़े जीनियस हो। तो वो उसे वहां पर अपने साथ आने की इजाजत दे देते हैं, जबकि बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर उसकी मास्टर जो होती है वो प्रोटेक्शन बैरियर बनाकर खड़ी होती है और मास्टर ल्यू गैंग जो होते हैं उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि अब हमें भी यहाँ पर से चलना चाहिए। तो वो उनसे कहते हैं अगर आपको यहाँ पर ज्यादा जल्दी नहीं है तो आप हमारी सॉन्ग्स नो राम में रुक सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप कुछ दिन के लिए यहाँ पर रुक जाएं, मैं आपको बहुत ही अच्छे से ट्रीट करूंगी। तो मास्टर ल्यू गैंग उसे कहता है कि नहीं हमें यहाँ पर से वापस जाना होगा, लेकिन साथ ही जाने से पहले वो उसे कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर जिस मसले के बारे में बात करने के लिए आए थे वो तो हमने की नहीं। मैंने तुम्हें पहले बताया कि मेरी बेटी जो है ये 3000 साल पहले जब वो इटर्नल स्काई पर्ल के अंदर गई थी, वहां पर जाने से पहले उस बैटल में इन दोनों को आपस में प्यार हो गया था, यानी यही समझ लो मेरी बेटी को जुनची के साथ प्यार हो गया था और जुनची ने इसे वादा किया था कि अगर वो 3000 साल के बाद इटर्नल स्काई पर्ल के अंदर से बाहर आने के बाद भी उससे प्यार करती रही तो वो उससे शादी कर लेगा। अब जबकि वो तुम्हारा डिसाइपल है तो हम लोग इस बारे में तुमसे बात कर रहे हैं, हम लोग बाद में किसी दिन जहाँ पर आएंगे अब मेरी बेटी और तुम्हारी इस डिसाइपल जुनची की शादी के बारे में बात करने के लिए। तो मिस जानजिन उसकी बात सुनने के बाद कहती है तो मैं जहाँ पर मीशिन से पूछना चाहती हूँ कि मीशिन क्या वाकई में तुम अभी भी यहाँ पर जुनची से प्यार करती हो? तो मीशिन कहती है कि हाँ मैं अभी भी उससे प्यार करती हूँ। तो जानजिन उसे कहते हैं क्या है उस लड़के जुनची में ऐसा क्या है कि 3000 साल गुजरने के बाद भी अभी भी तुम
तुम यहाँ पर उससे प्यार करती हो। तो वो उसे बताती है कि आखिर हुआ क्या था। तो वो कहती है कि लास्ट टाइम जब हमारी बैटल हुई थी आज से 3000 साल पहले, जब मेरे वहां पर स्काई पर्ल में जाने से पहले हमारी आखिरी बैटल में उसने मुझे एक बहुत ही गंदे तरीके से हराया था, जिसकी वजह से मेरी सोल का इम्प्रिंट जो है उसकी सोल के साथ अटैच हो चुका है, जिसकी वजह से मैं उसके साथ अफेक्शन फील कर रही हूँ और मुझे लगता है कि मुझे अपनी सारी जिंदगी उसी के साथ ही गुजारनी चाहिए, जिस वजह से मुझे उससे प्यार हो गया है। मास्टर मोस्ट जानजिन उसे कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से तुम उसके साथ रहना चाहती हो, उससे शादी करना चाहती हो, क्योंकि तुम्हारी सोल का इम्प्रिंट उसके ऊपर पड़ गया और तुम उस मार्क को हटा भी तो सकती हो। तुम इस सोल मार्क को वहां पर से हटा दोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें उससे शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। तो वो कहती है नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है जब कोई मेरी केयर करे, जब कोई मुझसे प्यार करने वाला हो, या फिर मैं किसी से प्यार कर रही हूँ तो मुझे ये बात बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, इसी वजह से मैं यहाँ पर जुनची से शादी करना चाहती हूँ। तो इसी के साथ मीजिन अपने डैड से कहती है डैड चलो यहाँ पर से चलते हैं। तो उसके डैड से कहते हैं लेकिन एंगेजमेंट का क्या, तुम यहाँ पर से स्पेशली मुझे इसलिए लेकर आए कि ताकि हम लोग यहाँ पर आकर तुम्हारी एंगेजमेंट करवा सके और फिर तुम्हारी शादी करवा सके, और तुमने अभी तक उससे बात भी नहीं की। तो वो उसे कहते हैं नहीं डैड, मुझे अभी उससे बात नहीं करनी, मुझे लगता है कि जितनी ज्यादा मैं उससे दूर रहूंगी उतना बेहतर रहेगा। मोस्ट जानजिन भी उसे कहती है हाँ मुझे भी लगता है कि तुम्हें उससे बात करके जाना चाहिए। तो वो कहती है नहीं, मेरी मॉम मुझसे कहा करती थी, मेरी मॉम ने मुझे ये बात बताई थी कि जिस मर्द से तुम प्यार करती हो उससे थोड़ी दूरी बनाए रखना ताकि वो तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड रहे कि आखिर मुझसे इतनी दूर क्यों रहती है, वरना यहाँ पर उसकी कदर जो है वो कम हो जाती है। इसी वजह से मैं अपनी मॉम की तरह ही बनना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे डैड भी मेरी मॉम से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, हालांकि उनकी लाखों बीवियां थी। इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं वहां पर उसे गुड बाय बोलने के बाद चले जाते हैं, जबकि इसी के साथ ही किंग भी वहां पर आती है और उसे कहती है कि मुझे लगता है कि जुनची लड़कियों में कुछ ज्यादा ही फेमस है। जब वो अर्थ के ऊपर था यानी कि प्लैनेट ब्लू प्लैनेट के ऊपर था तब भी वो बहुत ज्यादा फेमस था और वहां पर भी उसकी बहुत सारी वाइफ्स और बहुत सारी कंकुबाइंस हैं, जबकि यहाँ पर भी गार्ड ड्राम में भी बहुत सारी गार्डेस उसमें इंटरेस्टेड हैं। वो जानजिन उसे कहते हैं कि हाँ ये बात तुमने वाकई में सच कही, ये लड़की मीशिन जो है ये 3000 साल तक वहां पर स्काई इटर्नल पर्ल के अंदर ट्रेनिंग लेकर आई है और मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा गार्ड ड्राम का कोई भी प्रिंस या फिर कोई भी गार्ड होगा जो कि इससे शादी करने को तैयार हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद ये जुनची से शादी करना चाहती है, जो वाकई में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो किंग कोई उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि जुनची के इर्द गिर्द यहाँ पर ये सारी लड़कियां इसलिए घूमती हैं क्योंकि ये सारी की सारी लड़कियां जितनी भी है ये बहुत ज्यादा स्पेशल है। जैसे कि यहाँ पर इस लड़की की प्योर सोल जो है ये भी प्री मॉड्यूल एनर्जी से निकली है, जबकि मेरी मॉम जो थी और उनके पास जो स्पेशल एनर्जी थी वो भी गार्ड ड्राम से थी और मुझे उनके पास से जो एनर्जी मिली, मेरे पास ग्लेज हार्ट और जो स्पेशल बॉडी है वो सारी भी स्पेशल पावर्स थी। मुझे लगता है कि जुनची के पास कुछ ऐसी स्पेशल पावर्स हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडीज जो है वो खुद उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं, इसी वजह से ये सारी लड़कियां जो है उससे प्यार में पड़ जाती हैं। तुमने जुनची को तो देखा ही है कि उसके पास कितनी सारी मिरेकुलस पावर्स हैं, उसके पास ना सिर्फ इवल गार्ड की पावर है बल्कि उसके अलावा उसके पास बहुत सारी ऐसी पावर्स हैं जो कि उसके एसेंस का हिस्सा है और मुझे लगता है कि सभी लड़कियां उसके एसेंस की वजह से ही उसके प्यार में पड़ती हैं। तो ये बात सुनने के बाद जानजिन काफी हैरान होती है और कहती है हाँ ये बात तो तुमने मुझे यहाँ पर नहीं बताई है। तो इसी के साथ ही किंग कोई उसे कहती है कि मैं तो यहाँ पर एक और बात में इंटरेस्टेड हूँ कि यहाँ पर एक और इंसान है जो कि जुनची में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड है और वो आप हैं। तो वो कहती है वो मेरा डायरेक्ट डिसाइपल, अगर मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं लूंगी तो फिर बताओ कि यहाँ पर मैं उसे ट्रेनिंग कैसे दे पाऊंगी। तो ये बात सुनने के बाद किंग क्यों कहती है कि चले मैं इस जवाब को मान लेती हूँ कि आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी मास्टर हैं और साथ ही वो उसे कहती है तो अब मुझे यहाँ पर से चलना चाहिए। तो इसी के साथ ही मोस्ट जानजिन उसे कहती है क्या तुम भी यहाँ पर से ऐसी जाना चाहती हो, क्या तुम उससे बात नहीं करोगी। तो वो कहती है मैं उससे क्या ही बात करूंगी, हम दोनों के दरमियान में जो रिश्ता था वो खत्म हो चुका है, हम दोनों की शादी जो है वो हम दोनों ने खत्म कर दी थी और उसके बाद अब हम दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर उसे देखने के लिए चली आई। तो मोस्ट जानजिन उसे कहती है कि वो तुम दोनों का जो रिश्ता खत्म हुआ था वो इसलिए खत्म हुआ था क्योंकि तुम उस लड़के को बचाना चाहती थी, यानी जुनची को बचाने के लिए तुम्हें वहां पर से आना पड़ा ताकि जुनची हर किस्म के रिलेशन से आजाद हो जाए, उससे तुम्हारी टेंशन ना रहे। लेकिन अब जबकि जुनची सेफ है तो मुझे लगता है कि तुम दोनों को अपने रिश्ते को दोबारा से बहाल कर लेना चाहिए। वो सब कुछ तो ब्रह्मा गॉडेस के अटैक के बाद हुआ था क्योंकि उसने अपनी ब्रह्मा सोल हमारी जुनची की बॉडी के ऊपर डाल दी थी। तो किंग कोई उसे कहते हैं कि नहीं अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, अब ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, हम दोनों के रास्ते अलग हैं, हम दोनों का डाइवोर्स हो चुका है, लेकिन मुझे हमेशा से यही लगता रहा है कि हम दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। ऐसा लगता था जैसे कि मैं हमेशा से जुनची के लिए ही बनी हूँ क्योंकि शुरुआत से जब हमारी शादी हुई थी उस वक्त तक मुझे इस बारे में बिल्कुल पता नहीं था कि मेरी शादी जुनची के साथ हो जाएगी, जो कि उस वक्त बिल्कुल एक बेकार इंसान था जिसके पास कोई एनर्जी कोई पावर नहीं थी। मोस्ट जानजिन उसे कहते हैं कि अब इस बात का क्या मतलब है, तुम्हारी किंग वो उसे कहते हैं कि मुझे भी इस बात का मतलब नहीं पता, लेकिन जब मैंने यहाँ पर अपनी ग्लेज हार्ट बॉडी को एक्टिवेट किया था और जब वेकन हुई थी उस वक्त मुझे कुछ ब्लरी इमेजेस दिखाई दी थी। वो ब्लरी इमेजेस को मैं यहाँ पर तुम्हें डिटेल में तो नहीं बता सकती, लेकिन उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं और जुनची हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, हम दोनों जैसे कि पैदा होने से एक दूसरे को जानते हैं, हम दोनों का ताल्लुक बचपन से है। तुम इसे यहाँ पर जो कुछ भी कहना चाहो वो कह सकते हो, अब तुम इसे एक हादसा कह सकते हो या फिर तुम किस्मत का खेल कह सकती हो कि हम दोनों जो है बार बार एक दूसरे के साथ इस जिंदगी में टकरा
बुलाते रहेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि उसको यहाँ पर एक मिशन को पूरा करना है, जबकि मेरी किस्मत है जिसे मुझे पूरा करना है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 454 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।